अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग तमाम देखने वालों को। सिटी अप 10 में खुशामदीद। आई एम योर होस्ट ज़ीनत सरफराज। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज क्योंकि अक्सर औकात ऐसा होता है कि अक्सर जगहों पर हफ्ते इतवार की छुट्टी होती है, तो बहुत सारे लोग आज घरों पे मौजूद होंगे। लेकिन आज मौसम भी खासा गर्म है और पिछले तो कुछ दिन से मौसम खासा बेहतर था। लेकिन सारी बातें जब आपकी छुट्टी होती है तो घर में हर कोई चाहता है कि अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, बच्चों के साथ मज़ेदार सी एक्टिविटीज़ को प्लान करें। और बच्चों का क्योंकि दोबारा से स्कूल स्टार्ट हो गए तो उनके लिए तो जब भी सैटरडे संडे ऑफ आता है तो उनको लगता है कि ओहो अब राहत भरा एक सांस आया है। पूरा हफ्ते की रूटीन बड़ी हेक्टिक रहती है एंड देन फिर उसके बाद छुट्टी के मौका पर तो अपनी छुट्टी को अपने प्यारों के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं जो कि हमेशा याद रह जाते हैं। खुशी के लम्हात चाहे बहुत कम हो या बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन हो, हमेशा खास होते हैं और आपके खास मोमेंट को और भी ज्यादा आपके अपने खास बना देते हैं। तो अल्लाह करे कि आपकी जिंदगी का हर दिन बहुत खास हो, पहले से बहुत बेहतरीन हो और आपके चेहरों की मुस्कुराहट बरकरार रहे। इसी दुआ के साथ प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे शहर फैसलाबाद का आज का मौसम कैसा है, क्या सूरत हाल है। उसके लिए हमें चलना पड़ेगा हमारे सेगमेंट टुडेज वेदर की जानिब। फैसलाबाद के दर्जा हरारत पर नजर डालें तो आज ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और कम से कम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। सूरज तो निकल आया क्योंकि पिछले कुछ दिन से हम देख रहे थे कि पूरे शहर पर घटाएं छाई हुई थी, हर तरफ हमें बड़ा ही खुशगवार सा माहौल दिखाई दे रहा था। लेकिन आज सुबह सवेरे से ही सूरज पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है, अपनी किरणें पूरे शहर पर बिखेर रहा है। गर्मी की पहले से ज्यादा शिद्दत महसूस आज हो रही है, लेकिन उसके साथ ही बादल भी रहेंगे महकमा मौसमियात की जानिब से क्योंकि बारिशों की नवीद है। तो किस वक्त कब मौसम चेंज हो जाता है, वो कब अपनी करवट बदल लेता है, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए शहरियों को चाहिए कि वो मुनासिब इस्तेमाल करें। अगर अपना शहर के बाहर का सफर कर रहे हैं तो उस लिहाज से अपने साथ जितनी भी एहतियाती तदाबीर को फॉलो करते हुए कुछ चीजें हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। अगर तो आपको बारिश के मौसम को मद्देनजर रखना है तो रेन कोट्स मैं कहती हूँ कि इस मौसम में बेहतरीन है क्योंकि पता नहीं चलता है कब मौसम करवट बदलता है, कब बारिश हो जाती है। और अगर आप गर्मी के हवाले से बात करें तो भी अपने चेहरे को और सर को लपेटना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पानी का मुनासिब इस्तेमाल क्या करें, छोटों और बड़ों का ख्याल रखें, अपनी सेहत का भी ख्याल रखें क्योंकि अगर आप अपना खुद का ख्याल रखेंगे तभी आप अपने प्यारों का ख्याल रख सकते हैं। बारिशों के हवाले से हम देखें तो गुज़िश्ता कई रोज से वक्फे से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है और बारिशों की वजह से पूरे शहर में हमने देखा है कि ड्रेनेज के सिस्टम को लेकर बहुत ज्यादा इश्यूज फेस करने पड़े हैं। आम शहरियों की जिंदगी बहुत ज्यादा मुतासिर हो जाती है। हमारी गलियां, बाजार और मार्केट्स नदी नालों का और तालाबों का जो मंजर है वो पेश करने लगते हैं। पार्क की सूरत हाल पर देखें तो पार्क फैसलाबाद में वैसे तो कहा जाता है कि बड़े कम पार्क्स हैं, ज्यादा लोगों को पार्क्स दिखाई नहीं देते क्योंकि वहां पे मेंटेनेंस का ख्याल रखा जाता है। सूरत इख्तियार कर लेते हैं और वहां का पानी पहला खुश्क नहीं होता और फिर से बारिश हो जाती है और फिर से वो तालाब बहने लगते हैं। तो पार्क्स की सूरत हाल पर भी बात करेंगे और उसके साथ हमारा एक जो बारिश हो और उसमें लोड शेडिंग ना हो इससे कैसे हो सकता है। तो बिजली के बहुत सारे मसाइल हैं और इस बात तो वैसे भी रिलीफ के हवाले से भी बात करेंगे कि लोगों को रिलीफ मिलना था, उस हवाले से भी काफी कंफ्यूजन है। वो कंफ्यूजन क्या है इसे भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी तमाम कंफ्यूजन्स को दूर करें क्योंकि लोगों को दो बिजली के बिल्स आने समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा बिजली का बिल पे करना है और कौन सा नहीं करना। तो इस तरह के जितने भी सवालात हैं उसके जवाबात अपने मेहमानों से लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, सीनियर रिपोर्टर वकास अहमद बेग और रिपोर्टर अवैस अली। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? अब जैसे कि मैं बात कर रही थी कि बारिश के बाद नदी नालों का मंजर अब तो फैसलाबाद पेश करने लग जाता है। तो वकास सबसे पहले पार्क से स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमारे दिन जो है वो शुरू होता है वॉक के साथ। बहुत सारे शहरी हैं जो मुख्तलिफ पार्क्स का रुख करते हैं लेकिन वहां पे जाकर उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। वो प्रॉब्लम्स क्या हैं वो बताइएगा। जीनत, बिल्कुल पार्क का आपने बात की। सुबह सबसे पहले जिंदगी खूबसूरत तभी होती है जब आप ग्रीनरी देखते हैं, बिल्कुल किसी करीबी पार्क में जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती कहा जाए कि हमारे यहाँ जितने भी पार्क थे 354 के करीब पार्क हैं जिनमें से 100 से ज्यादा पार्क ऐसे हैं जो अब यूं महसूस हो रहा है कि शायद चार दीवारी के अंदर कोई कचरा स्टैंड बनाया गया है। इस कदर बुरी सूरत हाल है कि गुज़िश्ता 21 दिन से शहर के किसी पार्क से ग्रीन वेस्ट नहीं उठाया जा सका। ठीक है, जिसकी वजह से तमाम तर ग्रीन वेस्ट और कचरा जो है वो पार्कों के अंदर बाकायदा ढेर लगे हुए हैं। शहरी अब पार्कों में जाने से कतराने लगे हैं क्योंकि पार्कों में इंसान जाता है किसी पार्क की खूबसूरती के लिए, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, माहौल को चेंज करने के लिए, खुशगवार एहसास के लिए। लेकिन वहां पर भी जब आपको जगह जगह कचरे के ढेर मिलेंगे तो फिर शहरी पार्क जाना जो है वो तर्क कर देते हैं। यही सूरत हाल फैसलाबाद की है। गुज़िश्ता 21 रोज से
किसी एक पार्क से भी वेस्ट जो है वो नहीं उठाया गया, जिसके बायस पार्क अब 21 दिन के कचरे के साथ भरे पड़े हैं और पीएचए इंतजामिया की इस जानिब बिल्कुल तवज्जो नहीं है। डीजी जो है वो कोई परमानेंट है नहीं, एडिशनल चार्ज दिया गया है डीजी पीएचए का। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो फरवरी 2024 से अब तक किसी एक डेली वेजेस मुलाजिम को नहीं रखा गया, मुलाजिम निकाल दिए गए थे 700 से ज़ायद। जिसके बाद अब पीएचए के पास कुल अमले की अगर बात कर ली जाए, अफसरान को मिला के और मातहत अमले को मिला के, तो टोटल तादाद 319 है। मतलब 319 अफराद का अमला है पीएचए में, जबकि पार्कों की तादाद 354 है। यानी अगर हर ऑफिसर भी खुद कैंची पकड़ के पौधों की कटाई शुरू कर दे, घास की कटाई शुरू कर दे, तो भी तमाम पार्क जो हैं उसके लिए वर्कर पूरे नहीं हैं। ये वो वजह है। जबकि इसके साथ साथ सैकड़ों किलोमीटर की ग्रीन बेल्ट है, मीडियंस हैं रोड के, वो तमाम के तमाम, आप भी घर से आते होंगे देखते होंगे, कॉर्नर ग्रीन बेल्ट्स हैं। इस मौसम में जो कि शजरकारी के लिए बेहतरीन मौसम था, बिल्कुल इस मौसम में भी पीएचए शजरकारी नहीं कर सका। यहाँ तक कि ये सूरत हाल हुई। हमारे चंद एक दोस्त हैं, जैसे आप फैस्को की बात कर रहे थे, तो हमारे फैस्को के एक दोस्त हैं ताहिर शेख साहब जी, उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में अपनी मदद आपके तहत मुख्तलिफ दोस्तों के साथ मिलकर कुछ पौधे लिए। वो पौधे पीएचए को दिए गए कि भाई ये पौधे जो हैं शजरकारी के इस मौसम में लगाए जाएं ताकि फैसलाबाद का सब्जा बढ़े। वो पौधे पड़े पड़े खुश्क हो गए, लेकिन पीएचए के पास अमला मौजूद नहीं था कि उन पौधों को कहीं लगवा लेते। लेकिन वकास, बहुत महदूद वसाइल के साथ भी अगर हम एक जानिब से अपने कहीं किसी एक पॉइंट से काम का आगाज करें तो कहीं ना कहीं बेहतरी आ सकती है। पीएचए बिल्कुल इस बात को हम नहीं इग्नोर करते कि उनके पास वसाइल की कमी है, लेकिन जितने वसाइल मौजूद हैं उसमें रहते हुए तो काम किया जा सकता है ना। जो वसाइल मौजूद हैं उनमें रहते हुए काम आप तब कर सकते हैं जब आपके पास कोई विजन हो, कोई विजनरी सरबराह हो आपके अदारे का। पीएचए का सरबराह ही इस वक्त मौजूद नहीं है। एडिशनल चार्ज दिया गया है डीजी पीएचए का, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल को, जो कि डॉक्टर शहाब असलम हैं, उनकी जिम्मेदारियां और भी हैं। तो पीएचए को अगर सारे दिन में वो कोई 1 घंटे के लिए पीएचए के कुछ डॉक्यूमेंट साइन करते हैं तो वो एक बड़ी बात है। जबकि दूसरी जानिब बात आती है नीयत पे भी कि करना किसने है। अब ये जो 319 अमला मैंने बताया, इसमें से आप कह सकते हैं कि 35% के करीब जो मातहत अमला है वो मुख्तलिफ सरकारी कोठियों के अंदर मौजूद है। शहर के पार्कों की, शहर की ग्रीन बेल्ट्स की जो तवज्जो ही नहीं कि उस जानिब तवज्जो दी जाए। अब ये जो लोग सरकारी कोठियों के अंदर हैं, डिप्टी कमिश्नर की रिहाइशगाह पर, कमिश्नर की रिहाइशगाह पर, एडिशनल कमिश्नर्स की, असिस्टेंट कमिश्नर की, और इसके अलावा पुलिस अफसरान, बड़े दीगर अदारों के अफसरान जो हैं उनके घरों पर तैनात है। सो फैसलाबाद के ये सबसे, मैं समझता हूँ कि गुज़िश्ता 6 साल के अंदर सबसे अजीब सीजन गुजरा है, जिस सीजन के अंदर शजरकारी के नाम पे एक पौधा नहीं लगाया गया। ठीक है। तमाम शाहराहें जो हैं उनके ग्रीन बेल्ट्स देख लें, उनके मीडियम्स देख लें, बड़ा खूबसूरत हुआ करता था गुज़िश्ता साल तक हमारा सूसा रोड, ठीक है, जिसके दरमियान में एक बड़ा जो है वो ग्रीन बेल्ट मौजूद है। वो सारा जो है अब तबाह हो चुका। वही जो बड़े दरख्त जो बच चुके थे, जिन्हें अब पानी की उतनी ज़रूरत नहीं थी, देखभाल की उतनी ज़रूरत नहीं थी, वो दरख्त मौजूद हैं, लेकिन उनकी भी कटाई ना होने से वो खूबसूरती के बजाय एक बैड इंप्रेशन जो है वो क्रिएट कर रहे हैं किसी भी रोड के ऊपर। ये सारी वजूहात सिर्फ वसाइल की और मसाइल की नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ जिसने काम करना है, नेक नियति की जिसकी जिम्मेदारी है उसको भी देखना होगा। बिल्कुल ठीक है। हालांकि इस मौसम के अंदर कहा जाता है कि आप राह चलते भी कहीं बीज फेंक दें तो वो जरूर पौधा बन जाता है। इस बार तो जितनी बारिशें हुई हैं उसके बाद पानी का आपको मसला भी नहीं कि किसी पौधे को जाके आपने पानी लगाना है। अगर आप शजरकारी शुरू करते तो उससे बहुत ज्यादा, एक तो शहर की खूबसूरती बढ़ती है, दूसरा क्लाइमेट आपका चेंज बड़ा अच्छा आता है। इसी के साथ अवैध फेस्को के अमले की तारीफ से एक तो मुनाफा बख्श इदारा है, लेकिन लोगों के लिए वो मुनाफा बख्श साबित नहीं होता, क्योंकि लोगों को लोड शेडिंग का बड़ा सामना करना पड़ता है, हैवी बिल्स भी पे करने पड़ते हैं, लोड शेडिंग भी होती है। तो बारिशों में होने वाली लोड शेडिंग से किस तरह आम शहरी मुतासिर हो रहा है? बिल्कुल जीनत, फेस्को एक मुनाफा बख्श अदारा है, मगर इसके समरात जो हैं वो हमें फेस्को के कंज्यूमर्स तक पहुंचते हुए दिखाई नहीं देते। फेस्को ये दावा भी करता है कि हम रिकवरी की बुनियाद पर मुल्क की बेहतरीन कंपनी है, मगर आप सर्विसेज की अगर बात करें तो बारिश का होना और फिर उसके बाद 200 से ज़ायद फीडर ट्रिप होना फेस्को में मामूल बन चुका है। चले बारिश होती है, ट्रांसमिशन लाइनें बारिश से मुतासर होती है, ये बात किसी कदर समझी भी जा सकती हैं, मगर आप देखें कि बेशतर इलाकों में ट्रांसफार्मर खराबियां होती हैं। ट्रांसफार्मर को ठीक करने के लिए 7 से 8 घंटे लग जाते हैं।
और फैसलाबाद शहर के पोश इलाकों में 15-15 घंटे ट्रांसफार्मर को ठीक करने के लिए लग जाते हैं। तो शहरी इलाकों की ये सूरत हाल है, और देहातों में जहाँ तक हमारे सोर्सेज हैं हम उसको रिपोर्ट कर देते हैं। और मैं तो समझता हूँ कि बेशतर देहात ऐसे हैं जहाँ पर बिजली बहाल करने के लिए फेस्को को 15 से 20 घंटे भी लग जाते हैं। तो लोगों के जो मसाइल हैं वो बारिश में मामूल बन चुके हैं। फेस्को जो है वो अपने लाइन स्टाफ की जो कमी है उसका रोना रोता हुआ हमें दिखाई देता है। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती कि आप रिकवरी की बुनियाद पर बेहतरीन कंपनी है तो आप लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए लाइन स्टाफ क्यों भर्ती नहीं करते। 9,000 के करीब फेस्को में लाइनमैनों की जो असामियां हैं अब वो खाली हैं। हर सब डिवीज़न में ज़रूरत के मुताबिक लाइनमैन फेस्को के पास मौजूद नहीं है। तो इसका खमियाजा लोग क्यों भुगते हैं। आप देखें कि 2 माह का बिल होता है एक डोमेस्टिक कंज्यूमर का, तो लाइनमैन की जानिब से कनेक्शन मुनक़ता कर दिया जाता है। बिल देने वाले लोग हैं फैसलाबाद रीजन के पाकिस्तान भर में सबसे ज़्यादा बिल देने वाले लोग हैं और सबसे बरवक्त बिल देने वाले लोग हैं। उन कंज्यूमर्स के साथ फेस्को जो है वो इस तरह का जो है वो रवैया मैं तो समझता हूँ कि इख्तियार कर रहा है, तो उनको सहूलत फराम करने के लिए कोई इकदाम नहीं कर रहा। वजारत तवानी पावर डिवीज़न से शाबाश लेने के लिए तो फेस्को चीफ जो इस बात का दावा कर देते हैं कि हमारी रिकवरी बेहतरीन है, लेकिन वो ये क्यों नहीं उनको इस बात से जो है वो आगाह करते कि हमारे पास लाइन स्टाफ भी नहीं है, हमें इजाज़त दी जाए, लाइन स्टाफ को भर्ती किया जाए। लाइनमैन जो है उसके लिए तो इतनी एजुकेशन की भी ज़रूरत नहीं है। आप एक्सपर्ट होने चाहिए, आपकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्योंकि जो बिजली की तारें हैं वहाँ पर काम करने के लिए आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो पहले से आप जो आपकी खाली लाइन स्टाफ की वैकेंसीज हैं उस हवाले से रिक्विजिशंस बनाएं, उनको आगाह करें, उससे मुतालिक मनसूबाबंदी करें। गुज़िश्ता 5 साल से फेस्को में जो है वो लाइन स्टाफ भर्ती नहीं हो रहा, लोगों से बिल वसूल किए जा रहे हैं। इससे लोगों के मसाइल जो हैं वो नहीं बल्कि खुद लाइनमैनों के मसाइल बढ़ गए हैं। बिल्कुल, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वही लोग जो टैक्स भी पे करते हैं, वही लोग जो अपने खून पसीने की कमाई के साथ हर डिपार्टमेंट में वसाइल की कमी के बावजूद ना तो टैक्सेस में कमी आती है ना बिल्स में कमी आती है। हर इदारा ये बहुत आसानी से एक्सक्यूज पेश कर देता है कि हमारे पास वसाइल की कमी है, लेकिन उसमें पिस्ती कौन है? आम आवाम, जो कि हर सूरत में बिल्स भी पे करती है, टैक्स भी पे करती है। तो ये इदारों की गफलत कब सही होगी, कौन इसके जिम्मेदारान है, इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एयरटेल, और ब्रेक पे जाने से पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम सब इसी माशरे का हिस्सा हैं। हम सब जो है मुख्तलिफ तरह के मसाइल में घिरे हुए हैं। बिजली के बिल्स भी पे करते हैं, टैक्सेस भी पे करते हैं, और भी 100 तरह के अखराजात हैं जो कि हम पूरे करते हैं। और हर तरह के अखराजात पर हर तरह का टैक्स पे करने के बावजूद वकास शहरी को मुश्किलात का सामना है। ना उसके बिल्स में कमी आती है, ना उसके टैक्सेस में कमी आती है। इदारे अपनी नाकिस कारकर्दगी का रोना रोते हुए ये कह देते हैं कि हमारे पास वसाइल की कमी, और पिछले 5-5 साल से ना तो हायरिंग्स की गई है, ना अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर किया गया है। तो इसमें किसका कसूर है? इदारों का, या इदारों में बैठे हुए जो हाई अथॉरिटीज हैं उनका, या फिर हुकूमत वक्त का? देखिए, मैं समझता हूँ कि कहा यह जाता है कि ताली दोनों हाथों से बजती है, और ब्यूरोक्रेसी और गवर्नमेंट ये जिम्मेदार बनते हैं इनडायरेक्ट डायरेक्ट इन तमाम तर मुश्किलात के। लेकिन उससे भी ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि ब्यूरोक्रेसी को पिन पॉइंट करना या ब्यूरोक्रेसी की गलतियां खामियां ढूंढना, ये भी डायरेक्टली जो है गवर्नमेंट की गलतियां खामियां ढूंढना होता है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी को ऑर्डर्स अहकामात देने हैं गवर्नमेंट ने। हमारे वो जो नुमाइंदे जिन्हें वोट दिया पूरे पंजाब ने, जिन्हें वोट दिया फैसलाबाद में, वो कहाँ हैं? वो या तो कहीं सो चुके हैं, या उनको अपने इलाके की गलियां और सीवरेज बनाने के अलावा इस शहर से कोई लगाव नहीं है। ठीक है, सूरत हाल इस कदर गंभीर होती जा रही है। जिस तरह अवैस ने बताया कि फेस्को के पास लाइनमैन नहीं है, जो ये कैसी कमी है कि अगर आप 2 महीने बिल ना दें तो आपके घर बिल का मीटर काटने के लिए लाइनमैन पहुंच जाता है, लेकिन अगर आपने मीटर लगवाना है तो 3-3 महीने जो है वो लाइनमैन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये जो है ये 2 हिस्सों में बटी हुई जो सोच है, ये ना सिर्फ फेस्को के अंदर, PHA के अंदर देख लें, कोई शख्स नहीं है काम करने वाला। जो इस वक्त PHA के अंदर मौजूद हैं 319 के करीब अफराद, उनमें से जो लोअर स्टाफ है
वो ऑलमोस्ट जो है वो बुजुर्ग हो चुका है, वो रिटायरमेंट के करीब है, किसी की रिटायरमेंट में 1 साल है, किसी की 6 माह। अब इस उम्र में सड़कों पर पौधों की कटाई करना, दरख्तों की छांट काट करना, ये मुश्किल मरहला है। आप वासा की बात कर लें तो वासा के पास अमला मौजूद नहीं है। हर बार मानसून सीज़न के अंदर इन्हें 300, 400, 100-150 अफराद जो है वो भर्ती करने पड़ते हैं डेली वेजेस पे मजीद। आप कारपोरेशन के पास देख लें तो आपकी लाइटें ठीक नहीं हैं, चूँकि म्यूनसिपल कारपोरेशन के पास अमले की शार्टेज है, कमी है। फिर उसके बाद आप किसी जगह भी देख लें, इवन आप बिल्डिंग डिपार्टमेंट के अंदर देख लें, अफसरान की कमी। आप शहर के सबसे बड़े ऑफिस डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की बात कर लें तो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में खुद 100 से ज़्यादा असामियाँ खाली हैं। ठीक है, तमाम तर काम, यानी आप फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर जी, इस तीसरे बड़े शहर के तमाम तर लीगल मामला, जो भी ब्यूरोक्रेसी को अदालती मामला जो है वो डील करने होते हैं, उन सब को हल करने के लिए एक डेली वेजेस बंदा रखा हुआ है। ठीक है, चूंकि आपके पास अमला ही नहीं है, भर्ती हो नहीं रही, आपके पास लीगल का बंदा नहीं है। आप फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ देख लें तो उसमें लीगल ओपिनियन के लिए प्राइवेट बंदे हायर किए जाते हैं, कंसल्टेंट हायर कर लिए जाते हैं। इवन हमारा एक अदारा जो टीपा जी, ठीक है, जिसने ट्रांसपोर्ट रोड डिज़ाइनिंग करनी थी, शाहराहों को बेहतर बनाना था, उस अदारे में शॉर्टफॉल इस कदर है कि आज तक उस अदारे का बैंक अकाउंट नहीं खुल सका। ठीक है, किसी शहरी ने अगर टीपा के तहत कोई एनओसी लेना है तो वो कहाँ से लेगा, उसकी फीस कहाँ जमा करवाएगा? चूँकि टीपा नाम का अदारा मौजूद है लेकिन उस अदारे का ना बैंक अकाउंट है, ना उस अदारे के अंदर अमला मौजूद है। उस अदारे के अंदर हर 2 साल बाद जो है एक नया कॉन्ट्रैक्ट करके 3 लाख 4 लाख सैलरी पे एक जो है वो बंदा कंसल्टेंट हायर कर लिया जाता है कि ये जी शहर का डिज़ाइन बना के देगा। अब वो जो शहर का डिज़ाइन बना के देगा वो पिंडी में बैठा हुआ है, ना फैसलाबाद आएगा ना डिज़ाइन बना के देगा, 2 साल कॉन्ट्रैक्ट पे तनख्वाहें लेगा। तो जो लोग हायरिंग करते हैं उन लोगों को नहीं पता है कि वो बंदा कहाँ पे बैठा है, वो तो अपनी उस जगह पे मौजूद ही नहीं, अपनी साइट पे ही मौजूद नहीं है, तो उसको साइट के मसाइल का क्या पता चलेगा, या मैनेजमेंट क्या किरदार अदा कर रही है इसमें? जवाबदेह किसके सामने ये तमाम इदारे? जवाबदेह किसके सामने? सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, आप मतलब मैं अपनी ही मिसाल देता हूँ, अपने इस ऑफिस की, अपनी इस जगह की। आप मौजूद हैं जी, मॉर्निंग शो होस्ट मौजूद है तो मॉर्निंग शो चल रहा है जी, बातें हो रही। अगर आप ही मौजूद नहीं है तो मॉर्निंग शो कौन करेगा? यहाँ पे कोई ना कोई होस्ट होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह हर अदारे के अंदर कोई ना कोई सरबराह, कोई ना कोई टीम होनी चाहिए। अब टीपा वो वाहिद अदारा है जिसके अंदर कोई टीम ही मौजूद नहीं है, माँ सिवाय अदारे का नाम एक दीवार पर लिखने के। फैसलाबाद में टीपा कहीं फॉल नहीं करता। ठीक है, और ये आज की बात नहीं है, ये सालों की बात है। इस पर अरकान असम्बली बात कर चुके, इस पर ब्यूरोक्रेसी बात कर चुकी। टीपा इस वक्त शहर की अहम ज़रूरत है, जिसने रोड को डिज़ाइन करना है, बढ़ती हुई आबादी, बढ़ती हुई ट्रैफिक के साथ जो है रोड को मसाइल से पाक करना है। लेकिन उस अदारे के अंदर जो है आप कोई शख्स भर्ती नहीं कर रहे। अदारे जितनी, एक एफडीए की जिम्मेदारी है, एफडीए एक प्राइवेट कंसल्टेंट हायर कर लेता है। ठीक है, लेकिन अब जो सरकार की जिम्मेदारी है, जहां सरकारी अमला भर्ती किया जाना है, वो भर्ती नहीं हो रहा। और अभी तो सरकार की जिम्मेदारियों का अगर बात करें तो अवाम के लिए एक बड़ा रिलीफ तो अनाउंस किया गया कि अगस्त और सितंबर के बिल्स में एक बड़ा रिलीफ दिया जाएगा, लोगों को जो है वो कमी बिल्स में की जाएगी। लेकिन उसी के साथ साथ एक कन्फ्यूजन भी बड़ी क्रिएट हो गई है, जिस पर बात करना बड़ा जरूरी है। वैसे ये कि लोगों को 2-2 बिल्स आ रहे हैं, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा बिल अदा करना है, कौन सा बिल अदा नहीं करना है। इस कन्फ्यूजन में अगर वो गलत बिल अदा कर देते हैं तो एक्चुअल बिल अगर अदा नहीं होगा तो उनके घर का मीटर कट जाएगा। तो ये बहुत सारी कंफ्यूजन है। बिल्कुल जिन्नत, बदकिस्मती ये है कि पहले तो गवर्नमेंट आवाम को रिलीफ नहीं देती। अगर ये गवर्नमेंट आवाम को रिलीफ फराहम कर दे तो उसके समरात लोगों को मिलना बहुत मुश्किल हमें दिखाई देते हैं। सबसे पहले पंजाब गवर्नमेंट ने कहा कि वो 500 यूनिट्स तक बिजली इस्तेमाल करने वाले कंज्यूमर्स को रिलीफ देने जा रही है, लेकिन जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उनको इस बात का इल्म नहीं है कि तब तक अगस्त के जो 70% बिल हैं तमाम कंपनीज में वो सार्फिन को भेजे जा चुके हैं, जो कि लगभग 7 लाख समथिंग कुछ। वो फेस्को में उसकी तादाद जो है वो 7,78,000 के करीब थी जो कंज्यूमर्स को बिल भेजे जा चुके थे। अब ये देखें कि गवर्नमेंट और पंजाब ने फेस्को के साथ, हर कंपनीज के साथ MOU के तहत इनको पैसे रिलीज़ करने हैं। पहले तो वो पैसे जो है वो पंजाब गवर्नमेंट ने रिलीज़ नहीं किए, अब जब भेज दिए हैं तो फेस्को जो है वो दोबारा से कंज्यूमर्स को बिलिंग कर रहे हैं। आप देखें कि उस पर भी अखराजात आ रहे हैं। अब इन्होंने जब ताख़ीर से ऐलान किया तो उसका इम्प्लीमेंटेशन होते होते जो मैं समझता हूँ मुल्क भर की बिजली की तकसीमकार कंपनीज, पंजाब के कंज्यूमर्स को रिलीफ है तो पंजाब की जो कंपनीज हैं उनको करोड़ों रुपए के बिलिंग के अखराजात बर्दाश्त करना पड़ेंगे दोबारा से बिल जो है वो प्रिंट करने के लिए। हाँ। तो आप देखें कि
इनकी मनसूबाबंदी का आप जायज़ा यहाँ से लगा सकते हैं कि करोड़ों के अखराजात, और फिर बहुत से लोगों ने बिल जमा करा दिए, दोबारा से बिल आ गए, लोगों को रिलीफ का नहीं पता। लोग ये समझ रहे हैं कि पता नहीं फेस्को ने फिर बिल भेज दिए, पहले हमने कम बिल जमा कराए थे। कहा तो ये जा रहा था, जैसे कि हमने पहले भी इस टॉपिक को डिस्कस किया था, कि अगस्त जो लोग ऑलरेडी बिल्स पे कर चुके थे या जिनके बिल प्रिंट होकर उनके घर तक पहुंच चुके थे, उनके बिल्स को सितंबर के बिल्स में एडजस्ट किया जाएगा। तो फिर डबल बिल्स भेजने का क्या बनती थी, या लोगों तक वो पहुंच रहे हैं तो ये क्यों हुआ है? क्या इदारा पूरा लूप में नहीं है, उनको नहीं पता कि ये चीज़ों को किस तरह से मैनेज करना है? मैनेजमेंट की बहुत सारी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत लूप होल है, पता ही नहीं चल रहा है। तो जब अगस्त के बिल्स को सितंबर में एडजस्ट होना था, तो दोबारा से लोगों के घरों तक बिल्स का आना, ये तो अजीब ही बात है। बिल्कुल ये अजीब बात है। फेस्को ये कह रहा था कि सितंबर में जो है वो जो लीफ की रकम है वो एडजस्ट कर दी जाएगी, मगर उसके बावजूद जो गवर्नमेंट के साथ उन्होंने एग्रीमेंट किया है उसमें फेस्को को जो बिल हैं, जो रिलीफ के हकदार कंज्यूमर्स हैं, उनको बिल लाजमी तौर पर रिलीज़ करना थी। तो फेस्को ने जो है वो दोबारा से बिल भेज दिए हैं। तो कंज्यूमर्स की आसानी के लिए मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आपको अगर दूसरा बिल मिल चुका है अगस्त का, तो अगर तो आपने बिजली का बिल जमा करवा दिया है तो उस बिल को जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है। वो बिल की जो रिलीफ की रकम है वो अगले माह आपके बिलों में एडजस्ट हो जाएगी। और जिन सार्फिन ने बिल जमा नहीं करवाया वो अपने रिलीफ वाले बिल जो हैं आप वो जमा करवा सकते हैं। आपके रिलीफ वाले बिल जो हैं वो पहले बिल से उनमें कमी होगी 3,000 रुपये से 7,000 तक। तो कंज्यूमर्स जो हैं वो बिल जमा करवा के अगस्त के बिल जमा करा सकते हैं। तो जिन्होंने जमा करा दिए उनको सितंबर में रिलीफ मिलने जा रहा है। तो फेस्को ने बहुत से बैजेस के बिल रोके भी हुए थे। फेस्को के कुल 20 बैजेस हैं जो कि डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के हैं, घरेलू सार्फिन के। उनमें जो बैज नंबर 12 से 20 तक 8 बैजेस के बिल रोके हुए थे, वो फेस्को ने अब बिल जारी कर दिए हैं उन बैजेस के रिलीफ के साथ। तो उनके बिजली के बिलों में डेट एक्सटेंशन की सहूलत भी दी गई है 10 रोज तक। कंज्यूमर जो है वो अपने मुतल्लिका सब डिवीज़न और डिवीज़न दफातर से अपनी जो मुकर्रर तारीख है उसमें तोसी करवा के बिल बगैर जुर्मानों के जमा करवा सकती हैं। तो फेस्को को पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से रकम जो है वो भी मिल गई थी और अब जो है वो बिल रिलीज़ करना फेस्को ने शुरू कर दी है। तो सवाल यहाँ पर यही पैदा होता है जो आप भी कह रहे हैं कि अगर रिलीफ देना है कंज्यूमर्स को तो वो बर वक्त दिया जाए। अगर रिलीफ आप ताखीर से देंगे तो इस तरह के मसाइल पैदा होंगे, लोग कंफ्यूज होंगे, क्योंकि लोग पहले ही बहुत कंफ्यूजिंग का शिकार हैं बिजली के बिलों से। क्योंकि मिड ऑफ द मंथ जाके ये रिलीफ का ऐलान किया गया, तब तक बहुत सारे लोगों के घर तक पहुंच गए थे, लेकिन अब कंफ्यूजन यही हो रही थी। 2 है जिसकी क्लैरिटी अवैस ने कर दी है कि अगर 2 बिल्स आ गए और एक बिल आप पे कर चुके हैं तो आपको दूसरे बिल को पे नहीं करना, वो आपका सितंबर में एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने अभी तक अपना पहला बिल पे नहीं किया तो आप अपना रिलीफ वाला बिल पे कर सकते हैं। तो इस तरह आपको परेशान होने की जरूरत नहीं और 2 बिल्स को कतन पे करने की जरूरत नहीं। तो रिलीफ को इस तरह से एडजस्ट किया जाएगा। इसी के साथ एक और मसला भी है अवैस, वो ये है कि लोग अपने नियर बाय शॉप्स पर जाते हैं और जाके बिल्स वहां पे जमा करवा देते हैं, लेकिन वही बिल्स नेक्स्ट मंथ उनको उनके बिल में लग कर आ जाते हैं। वहीं पे उनके साथ जैसे कि मतलब आपने लास्ट मंथ का बिल पे नहीं किया और आपको वो अटैच होकर बिल आ गया, ये मसला कैसे हल होगा? ये क्या मामला है सारा कि दुकानदार आगे वो फेस्को तक नहीं बेच पाता है, या कहाँ पे यहाँ पे डिस्टर्बेंस आती है? बिजली के बिलों की अदायगियों से मुतल्लिक ज़ीनत फेस्को का इन दुकानदारों से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। ठीक है। फेस्को जो है वो मुतल्लिका जो निजी बैंक हैं उनके साथ अपना सालाना कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जो कंज्यूमर्स बिल जमा कराते हैं वो फेस्को के शोबा फाइनेंस को उनकी अदायगियाँ वसूल हो जाती हैं। तो ये जो दुकानों पर लोग बिल जमा कराते हैं ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि दुकानदार खुद जो है वो फेस्को को जो अदायगियाँ हैं वो कंज्यूमर से बिल वसूल करके अपनी मर्जी के मुताबिक करवाते हैं। तो इस तरह से 2-2, 3-3 माह कंज्यूमर्स के पैसे जो है वो दुकानदार खुद इस्तेमाल करते रहते हैं और कंज्यूमर्स को ये कह देते हैं कि आपका बिल जमा हो गया है। तो फेस्को का जो लाइन स्टाफ है, जो फेस्को का रिकॉर्ड है, वहाँ पर उसका जो बिल की रकम है वो उनको वसूल नहीं होती। तो इस वजह से उनके मीटर भी बेशतर कंज्यूमर्स के इस वजह से कट जाते हैं। वो कहते हैं कि हमने दुकान पर बिल जमा करवाया था। तो सबसे पहले कोशिश की जाए कि पंजाब बैंक में अगर आप थोड़ी सी हिम्मत करें तो वहाँ पर बिजली का बिल जाके जमा कराएं, या फिर अपना बिल ऑनलाइन जमा करवाएं, या फिर जो फेस्को के मुकर्रर करदा निजी बैंक हैं वहाँ पर बिलों की अदायगियाँ करें। दुकानों पर जो बिल जमा कराते हैं फेस्को का
दुकानों के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो ये थोड़ा सा शहरियों को भी देखना चाहिए कि वो थोड़ा सा एहतियात करें, और जहां पे जो फेस्को के साथ मुल्हिका जो एसोसिएट उनके साथ इदारे, उन्हीं के पास जाकर या तो आप ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं, बैंक्स के थ्रू जमा करवा सकते हैं। तो ये कुछ तरीकेकार है, उसको मलूज़ खातिर रखें। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10, और बारिशों के हवाले से हम बात कर रहे थे कि पार्क्स की सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब है, रोड्स की सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब है। ये तो वो है चीजें जो बाजार दिखाई दे रही हैं, लेकिन वकास इसके साथ एक रियलिटी और भी है कि बारिशों की वजह से कारोबार बहुत ज्यादा मुतासर हुए हैं। जब बहुत शदीद बारिशें हो रही थी, 2 दिन पहले की बात है, मैं ऑफिस आ रही थी, मैं देख रही थी कि बहुत सारे दुकानदार अपनी दुकानों से पानी बाहर निकाल रहे थे, उनकी दुकानों में पड़ा हुआ माल खराब हो जाता है। तो कारोबारी तबका कितना ज्यादा मुतासिर होता है, कारोबार कितना ज्यादा मुतासिर होता है, क्योंकि हमारी माशी सूरत हाल पहले ही खराब है। तो कुदरती आफात सिर्फ हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को या हमारे शहरों की खूबसूरती को खराब नहीं कर रहे, हमारे कारोबार को भी मांद कर रहे हैं। बिल्कुल जीनत, ये जिस तरह आपने कहा कि कुदरती आफात हों या जो मसाइल हमें कुछ दिखाई देते हैं और कुछ जिन पर हम बात नहीं करते या बहुत कम करते हैं, बारिश ना भी हो तो फैसलाबाद के 20 से ज्यादा इलाके ऐसे हैं जहां दुकानदार अपना कारोबार सिर्फ पानी की वजह से नहीं कर सकते। ठीक है, मुस्तकिल मसाइल का शिकार इलाके हैं। वहां पर अगर बारिश का पानी नहीं है, मतलब किस्मत से बारिश का पानी नहीं रुका, तो वहां सीवरेज का पानी जरूर आ जाएगा। यानी यहाँ पर या सीवरेज मिलेगा या बारिश मिलेगा। अब मैं कल की बारिश की बात कर लूँ जो गुज़िश्ता रोज हुई। एक पॉइंट है वुमेन यूनिवर्सिटी हॉकी स्टेडियम की बैक साइड पे। अच्छा, ये वो एरिया है जो पाउंडिंग पॉइंट्स नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कल जब एमडी वासा और हम लोग वहां पे गए हैं तो वहां पे पानी जो है वो 2.5 फीट मौजूद था। अब उसकी लॉजिक क्या समझ के आई कि उस एरिया का पानी जाता है PS 31 में, यानी जो इनका डिस्पोजल 31 है। अब उस डिस्पोजल के करीब कोई बिजली का एक खंभा था, वो गिर गया बारिश के बायस। 7 घंटे तक बिजली जो है वो बहाल नहीं हुई। अब जब 7 घंटे एक डिस्पोजल की बिजली बहाल नहीं होगी तो इट्स मीन उस डिस्पोजल से लिंक तमाम इलाके जो हैं वहां से पानी की निकासी मुमकिन नहीं है। अब वासा वहां पे वक्ती तौर पे शहरियों के गुस्से को कंट्रोल करने के लिए कल क्या कर रहा था कि शक्कर मशीनों की मदद से वहां से पानी उठाया जा रहा था। अब रात मैंने किसी दोस्त से बात की, शक्कर मशीन में आप उठा सकते हैं कुछ गैलन पानी, ठीक है, लेकिन एक रोड जो एक लंबा रोड है, एक लंबा इलाका है, सारा भरा हुआ है पानी से। जब तक आपका डिस्पोजल स्टेशन नहीं चलेगा पानी की निकासी मुमकिन नहीं है। इवन आप अगर 4 दिन भी गुज़िश्ता रोज सिर्फ 72-75 मिलीमीटर बारिश हुई, उसके बाद आप 4 दिन भी लगे रहते तो शक्कर मशीनों की मदद से वो पानी नहीं उठाया जाना था। ये मसाइल जो है ये इकट्ठे शुरू होते हैं, किसी एक जानिब से नहीं है। मतलब अगर फेस्को की कहीं जिम्मेदारी है, फेस्को उसको अदा करना चाह रहा है, तो पीछे कोई मसला जो है वो फेस्को की जानिब से आ गया। रोड साइड ड्रेन है, पुख्ता कमर्शियल प्लाजा मालकान ने अपने प्लाजों के बाहर जो ग्रीन एरिया होना चाहिए था, ग्रीन एरिया का एक फायदा ये होता है कि वो रिचार्ज करता है जमीन को जी, वो बहुत सा पानी जज्ब करता है। वहां पे पानी के खड़े होने की मिकदार जो है वो कम हो जाती है। हमारी मेन शाहराहों पे जितने ग्रीन एरिया से वो कमर्शियल प्लाजा मालकान ने उस पर अपने रैंप बना लिए हैं, अपनी गाड़ियों की एंट्री एग्जिट के लिए वहाँ पे रैंप बना दिए हैं। खास तौर पे अगर हम अबीर अबूजरी रोड की बात कर लें, बिलाल रोड की बात कर लें, हिलाल रोड की बात कर लें, सूसा रोड की बात कर लें, यहाँ पे प्लाजा मालकान ने अपने प्लाजों के सामने मौजूद जो रकबा जो सरकार ने ग्रीन एरिया के लिए छोड़ा होता है उसको कवर कर दिया, कंक्रीट कर दिया। अब हमारे यहाँ जब तक इन तमाम मसाइल का कोई यकजुबान हल करने वाला ऑफिसर नहीं होगा जो इन तमाम चीज़ों पे ना सिर्फ लिखे बल्कि इन तमाम चीज़ों का मसला हल भी करवाए। अब वासा ने देखना है सीवरेज का मसला, वासा सीवरेज का मसला देखने अगर पहुंचता है बिलाल रोड पे तो वो मजबूर है कि वहाँ कारपोरेशन को पहले ख़त लिखे कि भाई यहाँ पे जो गैर कानूनी थड़े हैं इनको ख़त्म किया जाए। उसके बाद वो PHA को ख़त लिखे कि यहाँ पे जो रकबा खाली है गवर्नमेंट का, यहाँ रिचार्जिंग ग्रीन एरिया बनाया जाए ताकि ज़मीन जो है वो पानी एब्जॉर्ब कर सके। ये वो तमाम मामलात हैं जो किसी भी एक पॉइंट पे आके इकट्ठे नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह ये है कि वासा पे प्रेशर है जी कि आप जो भी करें सड़क खुश्क कर दें। अब वासा उस सड़क को खुश्क करने के लिए कोई निज़ाम नहीं बना पा रहा। वासा क्या करता है कि उस प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए शक्कर मशीनों की मदद से पानी उठा लिया, डी वाटरिंग सेट और पाइपों की मदद से पानी किसी दूसरे सीवरेज में जो है वो मुंतकिल कर दिया। ये चीज़ें जो है ये की जा रही हैं, यानी इसे कहते हैं डंग टपाओ पॉलिसी। कोई मुस्तकिल पॉलिसी नहीं है कि अगले 20 साल में
इस शहर के साथ यानी मेरे शहर के साथ क्या होने वाला है, कोई मुस्तकिल पॉलिसी किसी एक अदारे के पास नहीं है। फेस्को, PHA, FPA, वकास भाई दूसरा तमाम अदारे हम देखते हैं कि गुज़िश्ता 2 साल से 1 अरब रुपए का डिफाल्टर है, तो वासा बिल क्यों नहीं दे रहा? इससे मुतल्लिक आपने उनसे कोई बात वगैरह की है? क्योंकि 1 अरब एक बहुत बड़ी रकम है। उसका होता ही है कि जब सरकारी इदारे बिल नहीं देते तो जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं वो एक साथ की सहूलत से भी महरूम हो जाते हैं। तो यही है ना कि फिर इनको मैनेज करने के लिए कोई नहीं है, कोई किसी को पता नहीं है कि अंदर। बात भी ठीक है, अवैस की बात भी ठीक है, इस पे अदारे ब्लेम गेम करते हैं। हाँ। ठीक है, यानी ऑन रिकॉर्ड अब वासा जो है वो 1 अरब का ना दहिंदा नहीं है। ये एक मिसाल, जब एक चीज़ चल जाती है तो फिर उस पर बात की जाती है। वासा हर माह पिछले बिल की अदायगी कर रहा है, लेकिन अगर वासा जो है वो फेस्को को बिल अदा कर रहा है तो फेस्को ने अपनी कॉलोनी के सीवरेज का बिल आज तक वासा को अदा नहीं किया, ना अदा किया ना एडजस्ट किया। ये इस तमाम तर कोऑर्डिनेशन के साथ चल रहे हैं कि वो इनको बिल नहीं देते, ये उनको बिल नहीं देते। अल्टीमेट नुकसान किसका हो रहा है? गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट को जो है वो रेवेन्यू नहीं जा रहा, और वो रेवेन्यू गवर्नमेंट को जा नहीं रहा तो जाहिर सी बात है इस शहर के बजट के वक्त जो हमारी वज़ीर आला पंजाब ने कहा था कि हम सूबे से खुद से रेवेन्यू जनरेट करेंगे, तो इदारों की जब आप कारकर्दगी को बेहतर नहीं बनाएंगे, वहाँ पे चेक एंड बैलेंस नहीं रखेंगे, वहाँ पे आप हर चीज को देखेंगे नहीं कि मौसर तरीके से निजाम चल रहा है, तो किस तरह से इदारे रेवेन्यू जनरेट करके आपको देंगे? याद होगा जीनत, मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी ये बात की थी। अब कल एक प्रोटेस्ट हुआ नेटरी के इलाके में। हाँ जी। नेटरी के इलाके में प्रोटेस्ट करने वाले मुजाहिरीन ने, चूंकि वो तो आम सारिफ है ना, उन्होंने सीवरेज मसाइल पे एहतजाज किया, और सीवरेज मसाइल पे एहतजाज करते हुए उन्होंने वासा के खिलाफ नारेबाजी कर दी। ठीक है, अब वासा के खिलाफ नारेबाजी का मैं उस चीज़ पे बाकायदा ये सोचता रहा कि नेटरी वालों को वासा के खिलाफ नारेबाजी का कोई फायदा नहीं होना, क्योंकि नेटरी का एरिया वासा के सर्विस एरिया में शामिल ही नहीं है। हाँ। ठीक है, अब आपको ये समझना होगा कि जहां आप रहते हैं क्या वो एरिया वासा का सर्विस एरिया है या नहीं। अगर नहीं है तो भी आपने परेशान नहीं होना, मसाइल हल करने के लिए फिर भी सरकार मौजूद है। ठीक है, लेकिन प्लेटफॉर्म आपको एग्जैक्टली वही चुनना होगा जो आपका है। यानी अगर वासा का नहीं है तो फिर डेफिनेटली किसी म्यूनिसिपल कमेटी का होगा वो इलाका। अगर म्यूनिसिपल कमेटी तो का ये नहीं फिर है, कैसे शहरियों को पता चलेगा कि जहाँ पे वो रह रहे हैं वो एरिया क्या आता है वासा के अंडर या नहीं आता? और अगर वासा के अंडर नहीं आता तो कौन सी म्यूनिसिपल कमेटी है जिसके पास वो जाएं, जाके कौन सा प्लेटफॉर्म उनके लिए जहाँ आप पूरे पाकिस्तान से, पूरे फैसलाबाद से किसी शख्स को फोन करके ये कहें कि आपके घर एक गिफ्ट डिलीवर करना है, अपना एड्रेस बताएं। हाँ जी। वो आपको अपना एग्जैक्टली एड्रेस बताएगा और वो गिफ्ट जो है वो उसके घर पहुंच भी जाएगा। ऐसा ही है। तो फिर ये क्यों मुमकिन नहीं है कि आपको अपने इलाके के सर्विस एरिया का पता होना चाहिए? फैसलाबाद सिटी एरिया जो है वासा की टेरिटरी जहां तक है, अगर वासा की टेरिटरी एंड हो जाए तो जाहिर सी बात है जंगल तो नहीं है, आबादी है, किसी न किसी अदारे की जिम्मेदारी है। वासा के बाद जिम्मेदारी आ जाती है फिर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की हदूद के बाद और कुछ जगह म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की हदूद के साथ जिम्मेदारी आ जाती है जिला कौंसिल की। ठीक है। अगर यहाँ से हम निकल के तहसीलों में जाते हैं तो जिम्मेदारी आती है म्यूनिसिपल कमेटीज की। ठीक है। आप अपने मुतल्लिका फोरम पे, यानी आप अगर अपने घर जाना चाहें और अपने हमसाये का दरवाजा खटखटाते रहें तो यकीनन आप अपने घर कभी नहीं जा पाएंगे। यही हो रहा है फैसलाबाद की आवाम के साथ भी कि नेटरी के इलाके में आप एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं वासा के खिलाफ, जिला काउंसिल वाले भी मजा ले रहे हैं, उनको पता है कि इलाका उनका, ठीक है, लेकिन वो काम नहीं कर रहे। वासा वाले जो हैं वो अब जब खबरें चल जाती हैं मीडिया पे हाईलाइट हो जाता है। मैसेज के उनको पहले एहतजाज करने से पहले थोड़ा सा रिसर्च चीज़ों को करनी चाहिए और सही जगह पर जाके सही अंदाज से अगर प्रोटेस्ट करेंगे तो उसका फायदा होगा। अदरवाइज अगर वाकई वही वाली बात है कि हम साए का दरवाजा खटखटाते रहेंगे तो अपने घर कभी नहीं पहुंच पाएंगे। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। लोड शेडिंग का मसला तो एक बड़ा दरीना प्रॉब्लम है, साथ ही साथ बिल्स की कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक और मामला है जो अब सर उठा रहा है वो है AMI मीटर का। तो वैसे AMI मीटर क्या है और पावर डिवीजन क्यों फेस्को पर जोर दे रहा है AMI मीटर्स को लेकर? पहले तो ये बताएं कि ये है क्या और क्या ये आम जो घरों में रेगुलर मीटर्स लगे हैं उससे कुछ मुख्तलिफ है और इस पर जोर देने की क्या वजह है? बिल्कुल, ये आम मीटर से बहुत मुख्तलिफ है। गुज़िश्ता 3 साल कबल वजारत पानी और बिजली के अहकामात पर मुल्क भर की बिजली की तकसीमदार कंपनीज में इस मंसूबे का आगाज़ हुआ। AMI मीटर्स जो होते हैं वो एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबा है। इन मीटर्स की सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि जब ये मीटर्स लगा दिए जाते हैं तो मुतलका SDO और मुतलका सब डिवीज़न का जो अमला है वो अपने मोबाइल पर
ऑनलाइन इन मीटर्स को चेक कर सकता है कि क्या मीटर से कोई छेड़छाड़ तो नहीं की जा रही और कोई बिजली चोरी तो नहीं किसी किस्म की हो रही, और इसके साथ साथ अगर कंज्यूमर्स की जानिब से बिल नहीं दिया गया तो ऑनलाइन जो कनेक्शन है वो आपका डिस्कनेक्ट भी किया जा सकता है। अच्छा। तो ये तो इससे फेस्को का ये बेनिफिट मिलेगा, और कंज्यूमर्स को यह है कि कंज्यूमर खुद अपने मोबाइल फोन पर इस मीटर की सेटिंग करके चेक कर सकता है वो कितने यूनिट्स मतलब एसडीओ के पास भी ये पूरी डिटेल मौजूद होगी और कंज्यूमर के पास भी इसकी सारी डिटेल मौजूद होगी। तो इस मंसूबे का 3 साल कबल आगाज हुआ। फेस्को में इंडस्ट्रियल कनेक्शंस को पहले ये मीटर्स लगाना शुरू किए ताकि जो इंडस्ट्रियल कनेक्शंस की बिजली चोरी है उसको रोका जा सके। तो बेशतर इंडस्ट्रीज को ये मीटर्स लगे भी हुए हैं, और इसके साथ जो ट्यूबवेल कनेक्शंस हैं वहाँ पर भी AMI मीटर्स लगाने का आगाज़ किया गया था। फेस्को में इस वक्त 53,000 के करीब ज़रूरी कनेक्शंस हैं, लेकिन फेस्को उन तमाम तर कनेक्शंस पर AMI मीटर्स नहीं लगा सका। अभी तक 20,000 जो ट्यूबवेल सार्फिन हैं वहाँ पर AMI मीटर्स लगाए गए हैं। गुज़िश्ता 2 रोज़ पहले जो है वो वजारत पानी व बिजली की जानिब से फेस्को हेडक्वार्टर का विज़िट भी किया गया था अवैस खान लगारी की जानिब से, तो उनके इजलास में भी उन्होंने AMI प्रोजेक्ट पर जोर दिया कि इसको मजीद फ़रोग़ दिया जाए। तो इस प्रोजेक्ट की जितनी लागत आएगी, जितना इस पे बजट होगा, फंडिंग होगा, वो कहाँ से आएगा? क्योंकि पहले तो फेस्को के हम यही बात करें कि वसाइल की कमी है, लाइनमैन उनसे हायर नहीं हो रहा है, तो AMI मीटर्स पे किस तरह से स्विच करेंगे? AMI मीटर्स पर देखें, जो हम डोमेस्टिक कमर्शियल या इंडस्ट्रियल कनेक्शंस लगवाते हैं तो उसके ट्रांसफार्मर्स और मीटर के जो अखराजात हैं वो कंज्यूमर को ही बर्दाश्त करना पड़ते हैं। मतलब आज आके फिर जो है वो सारे का सारा मलबा हम पे ही गिरेगा। बिल्कुल, वो मलबा आप ही गिरेगा, और इसकी वजह यह है कि जो बिजली के बिल हम दे रहे हैं वो तो इस्तेमालशुदा यूनिट्स के दे रहे हैं, तो जो कनेक्शन लगवाना है वो उसका जो डिमांड नोटिस है वो कंज्यूमर को ही अदा करना होगा। लेकिन AMI मीटर्स का फ़ायदा ये है कि उससे बिजली चोरी का भी तयन होगा, कंज्यूमर को भी उससे बेनिफिट मिल सकता है। तो किस तरह के बेनिफिट्स? बेनिफिट उससे ये मिल सकता है कि एक तो जो जिस तरह ये हम देखते हैं कि घर का मीटर है, घरेलू मीटर्स है, उसकी कोई ख़राबी उसमें आ जाए तो लोगों को मुश्किलात करना का सामना होता है, लाइनमैन का वेट करना पड़ता है, फिर लाइनमैन आगे देखता है, फिर वो उससे बिजली बहाल होती है। जो AMI मीटर्स हैं इसमें जो भी खराबी होगी उसको ऑनलाइन दुरुस्त किया जा सकता है, और इसमें जो हम देख रहे हैं कि इस मंसूबे में जो मीटर्स लगाए गए हैं उनमें खराबियां बहुत कम तादाद में आ रही हैं। लोगों की शिकायत भी जो है वो और बिजली चोरी का सिलसिला भी इससे रुक चुका है। लेकिन फेस्को को इस मंसूबे को फ़रोग़ देना होगा। हम देख रहे हैं कि फेस्को इसमें सुस्ती का शिकार है। इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स को लगाए गए हैं जो, और इसके साथ जो ट्यूबवेल कनेक्शन है उनको लगाए गए हैं। ये डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को भी AMI मीटर्स लगाने चाहिए। तो जो इसमें यूनिट की रीडिंग के प्रॉब्लम्स आते हैं, जो कि हम पहले रेगुलर देखते हैं कि जब भी रीडिंग होती है तो उसमें बिल्स ज़्यादा भेज दिए जाते हैं, यूनिट उसमें इस्तेमाल नहीं होते। अगर AMI पर लोग आ जाएंगे तो फिर इस तरह की जो छोटी छोटी चोरियां हैं वो रुक जाएंगी। तो कहीं यही वजह तो नहीं है कि फेस्को का अमला चाहता है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो सुस्त रवि का शिकार ही रहे? बिल्कुल, इससे ना सिर्फ कंज्यूमर की चोरी जो है वो रुक जाएगी बल्कि फेस्को की चोरी भी रुक जाएगी। जो जायद रीडिंग करके लोगों को बिल डाले जाते हैं, लोगों की शिकायत मौसूल होती हैं कि 31 दिन की रीडिंग डाली गई है, 32 दिन की रीडिंग उनको चार्ज की गई है। तो AMI मीटर्स लगाने से लोगों की शिकायत भी दूर हो जाएगी, क्योंकि कंज्यूमर खुद 15 दिन बाद 20 दिन बाद अपने मोबाइल पर ये देख सकता है कि वो कितनी बिजली इस्तेमाल कर चुका है और उसने कितने यूनिट्स जो हैं अब वो इस्तेमाल कर ली हैं। तो इस मंसूबा को फ़रोग़ देने के लिए फेस्को को जो है वो इक़दाम करना होंगे ताकि कंज्यूमर्स को रिलीफ मिल सके और कंज्यूमर्स की जो शिकायत हैं उनको दूर किया जा सके। मगर फेस्को की जानिब से फैसलाबाद शहर की चंद एक इंडस्ट्री को ये मीटर्स लगाए गए हैं, बल्कि इजहार बरहमी भी वजारत पानी और बिजली की जानिब से जो इजलास किया गया था फेस्को हेडक्वार्टर में, उसमें यही किया गया है कि बहुत से ऐसे कनेक्शन हैं जिनकी जानिब से सार्फिन ने AMI मीटर्स के लिए दरख्वास्तें दी हैं, मगर ताहाल उनको कनेक्शन की सहूलत नहीं मिल सकी है। देखिए, रिकवरी की बुनियाद पर फेस्को बेहतरीन कंपनी है, तो बेहतरीन कंपनी का तो यही बनता है कि डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को भी AMI तो लोगों की जो दी गई एप्लीकेशंस है और उस पर फेस्को का किसी भी तरह से भी कोई प्रोसीजर नहीं है, सुस्त रवि का शिकार है, तो उस पर उनका क्या मौकफ है? फेस्को हकाम क्या कहते हैं कि क्यों इतनी सुस्ती कर रहे हैं, क्या वजूहात हैं, क्या उसके पीछे की रीज़न है? देखें, फेस्को तो सब अच्छा की रिपोर्ट ही देता है, वजारत पानी और बिजली को भी और लोगों को भी ये बता रहा है कि हमारी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, मगर ग्राउंड रियलिटीज़ इससे मुनफरिद हमें दिखाई देती हैं। और फेस्को में AMI मीटर्स की दरख्वास्तें
एक साल से पुरानी हो चुकी हैं, जो पड़ी हुई हैं 1.5 साल हो चुका है, बल्कि बेशतर ऐसी फर्स्ट सर्कल सेकंड सर्कल में दरखास्तें हैं जिनको कंज्यूमर्स ने परसू करना ही छोड़ दिया है कि वो जो पहले से उनके 3 फेज मीटर्स लगे हुए हैं ट्रांसफार्मर से, उसी से वो बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इस पर फेस्को को जो है वो एक्शन भी लेना होगा। जो लाइन स्टाफ सुस्ती का मुजाहरा करता है उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ करना होगी, क्योंकि किसी भी अदारे का जब हेड एक्शन लेना बंद कर देता है तो आप समझते हैं कि हम तो नेचुरल तौर पर सुस्त कौम है और सरकारी अदारे तो हमसे भी ज़्यादा सुस्त हैं। तो उन पर अगर एक्शन नहीं होगा, अब सीईओ फेस्को जो हैं अगर वो यही समझी जाएं कि जो इंजीनियर्स हैं वो 100% होके हैं, वो किसी किस्म की कोई गलती नहीं कर सकते और सब कुछ होके है, सब काम दुरुस्त हो रहा है, हमारी खबरों पर ही उनको कुछ होश आए, वो खुद से कोई एक्शन ना ले, तो इसी तरह के नताइज सामने आएंगे कि बारिश में हम देखते हैं। क्योंकि ऐसा तो अवैस पॉसिबल नहीं है कि ये जितनी तमाम हकायक आपने बयान किए हैं इससे अमले का हेड अवेयर ना हो, उसे ना पता हो कि इस तरह के काम हो रहे हैं, और एक साल से अगर लोगों की एप्लीकेशन पेंडिंग्स पड़ी है तो इसका मतलब है कि आप तो सीधा सीधा इस प्रोजेक्ट की हौसला शिकनी कर रहे हैं, इसको फरोग तो देना दूर की बात है। बिल्कुल, इस प्रोजेक्ट की आप हौसला शिकनी कर रहे हैं, सोलर कंज्यूमर्स की आप हौसला शिकनी कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि उनके मीटर्स का बहुत प्रॉब्लम है, उनके मीटर्स का बहुत प्रॉब्लम है, और इसके साथ साथ जो लोगों के ट्रांसफार्मर्स खराब होते हैं उनकी हौसला शिकनी कर रहे हैं। प्राइवेट रिपेयरिंग जो हो रही है फेस्को में, सबको पता है वो इसी वजह से हो रही है कि लाइन स्टाफ का शॉर्टेज है, तो इससे मुतल्लिक फेस्को को जो है वो कारकर्दगी अपनी बेहतर बनाना होगी, और इससे मुतल्लिक जो सब डिवीज़न लेवल पर मैं समझता हूँ वहाँ पर तब्दीली लाने की ज़रूरत है। वजारत पानी और बिजली के हिदायत पर हर SDO सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक हम देखते हैं कि खुली कचहरी तो लगाता है, मगर लोगों के जो मसाइल हैं वो हमें हल होते हुए नहीं दिखाई देते। अगर एक SDO ही दफ्तर में बैठ जाएगा तो फिर लोगों के मसाइल कैसे हल होंगे? वो तो चाहते ही यही हैं कि वो दफ्तर में बैठे रहें और लोगों के जो मसाइल हैं वो फील्ड में वो हल ना हो, लोगों के लिए मुश्किलात मज़ीद बढ़ें। तो इससे मुतल्लिक फेस्को को एक मनसूबा साजी करना होगी, सर्कल्स के जो SCs हैं उनको एक्टिव होना होगा। देखें, हर साल मानसून की बारिशें आती हैं, वही नताइज होते हैं, वासा के पानी खड़ा हो जाता है, वही नताइज फेस्को के हो रहे हैं कि ट्रांसफार्मर्स खराब हो जाता है, वो दुरुस्त नहीं होता। फिर ये जो मानसून की बारिशों से पहले कहा जाता है कि हमने इंतजामात किए हैं, हम जो है वो बहुत सारे तैयारियों के साथ आ रहे हैं और हमारे पास फुल प्रूफ प्लान मौजूद है, वो प्लान तो कहीं बह जाता है, या तो पानी की नजर हो जाता है, लोड शेडिंग की नजर हो जाता है, लोगों की पेंडिंग एप्लीकेशंस पड़ी हुई हैं, वो तमाम मसाइल यहाँ हो रहे हैं। हर महकमा अपना काम करने से, अपनी कारकर्दगी, अपनी जिम्मेदारी पूरी करने से नाकस दिखाई दे रहा है, और गफलत किसकी है, किसके इसके पीछे जिम्मेदारी है, वो कोई उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम का हिस्सा बने। वक्त छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एस10, और अपने शहरों के निज़ाम को चलाने के लिए जहां पर हमेशा से हम बात करते हैं कि कवानीन की पासदारी बेहद ज़रूरी है, और हर रोज़ मैं आपको प्रोग्राम के स्टार्ट में भी कहती हूं कि अगर आपने वेदर की अपडेट्स देते हुए कि जब भी आप घरों से बाहर निकलें तो अपने चेहरे को, सर को ज़रूर ढांपें, और उसका एक बेहतरीन हल ये बताती हूँ कि जो मर्द हजरात हैं वो हेलमेट पहना करें, क्योंकि हेलमेट पहनने से आप डायरेक्टली खुद को भी बचा सकते हैं गर्मी की तपश से, और साथ ही साथ ट्रैफिक कवानीन की पासदारी भी कर सकते हैं, क्योंकि ट्रैफिक का निज़ाम किसी भी शहर को मुनज़्ज़म तरीके से चलाने के लिए बेहद ज़रूरी है। लेकिन जहां पे हमारे पास एक बेहतरीन ट्रैफिक का निज़ाम मौजूद है, उसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि शाहराहों पर बहुत सारी गाड़ियों की तादाद भी बढ़ती चली जा रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे शहरियों को फेस करना पड़ती है। सिटी ट्रैफिक पुलिस के किस तरह के मसाइल हैं, किस तरह की उनकी स्ट्रैटेजीज हैं, और लोगों की कंप्लेंट्स पर कैसे फौरन से रिएक्ट किया जाता है, क्या रिस्पॉन्स किया जाता है, लोगों की कंप्लेंट्स को लेकर किस तरह का कस्टमर सर्विस की सहूलियत कैसे मौजूद है, और आने वाले दिनों में किस तरह की प्लान्स हैं। ट्रैफिक की सूरत हाल पर बात करेंगे, ट्रैफिक के कवानीन पर बात करेंगे, और बहुत सारे प्रोजेक्ट और इसमें आगाही मुहिम लॉन्च की जाती हैं, और वो भी हमारे यहाँ ये नहीं है कि उसके लिए कोई अलग से सेंटर बनाया गया है और वो तमाम अवेयरनेस कैंपेन्स चलाई जाती हैं, इसकी जिम्मेदारी भी ट्रैफिक पुलिस ने खुद उठाई हुई है। तो वो सिलसिला कहाँ तक पहुंचा है, बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसके हवाले से हम आज बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में खास तो मेहमान मौजूद हैं, उनसे मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं चीफ ट्रैफिक ऑफिसर फैसलाबाद फरहान असलम साहब, और उन्हीं के साथ मौजूद हैं क्राइम रिपोर्टर तैयब मकबूल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? वेलकम सर, आपको प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। और सबसे पहले ये बताइए कि लोगों होती हैं। जी थैंक यू मैडम, आप
ने इनवाइट किया, लोगों से बात करने का मौका दिया। जिस तरह यहाँ पे अखलाक टावर है ना, उसी तरह सिटी 41 मैंने फील किया है कि एक सेंटर पॉइंट है जिसके जरिए तमाम तबकात और तमाम महकमे आपस में कनेक्टेड हैं, लोगों के मसाइल का पता चला है। तो कंप्लेंट्स मैडम वसूल होती हैं, क्योंकि कितनी तादाद में होती हैं? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम प्लान्स पे जाएं, क्या निज़ाम है उस पे जाएं। सबसे पहले ये पूछे कि अवामी कंप्लेंट्स या लोगों की सिफारिशात या शिकायत कितनी भारी तादाद में मिलती हैं? मैडम इसमें असल में एक सबसे पहले एक सिस्टम को समझने वाली बात है जी। देखिए, हमारे पास वही सड़कें हैं, मखसूस सड़कें, उसमें हमने जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं ना उनको मैनेज करना होता है। जैसे उन्हीं सड़कों को हम स्कूल कॉलेज टाइम में स्टूडेंट्स के लिए यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद दफ्तर जाने वालों के लिए, ऑफिशियल लोगों के लिए भी वही सड़कें इस्तेमाल होती हैं। उसके बाद हमारे बिजनेस सेंटर्स या शॉपिंग के लिए लोग जाते हैं, वो भी वही सड़कें इस्तेमाल करते हैं उनके लिए। फिर जैसे हमारा माशाल्लाह फैसलाबाद तीसरा बड़ा शहर है, इंडस्ट्रियल सिटी है, यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए हैवी ट्रैफिक आती है, उसके लिए फिर हम उसको बाइफरकेट करके उसी मखसूस टाइम करके उनको यूज़ करते हैं सड़कों को। जैसे आपने देखा होगा कि स्कूल की टाइमिंग उस टाइम शुरू होती है सुबह 7 साढ़े 7, उसके बाद ऑफिस टाइम हम 9 बजे शुरू कर देते हैं। जी, जी। उसके बाद बिजनेस क्लास का काम शुरू हो जाता है, फिर इसी तरह छुट्टी का टाइम, ऑफिस क्लोजिंग का टाइम, शॉपिंग एरियाज का टाइम, हैवी ट्रैफिक को हम लेके जाते हैं रात को 11 बजे से लेके। तो उसमें प्रॉब्लम्स ये आती हैं, जैसे दिन के टाइम में अब हमारे इंडस्ट्रियल जो बिजनेस से रिलेटेड लोग हैं वो कहते हैं जी हमने सप्लाई मंगवानी होती है और आप हमें कहते हैं कि रात को 12 बजे लेके आएँ। तो वो इस तरह की लोगों की कंप्लेंट्स होती हैं, लेकिन वो मैनेज करने के लिए अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को लिमिटेड स्टाफ के मुताबिक एडजस्ट करने के लिए उनको सेटल करना पड़ता है। तो किस तरह की कस्टमर सर्विसेज हैं, थोड़ा सा सर्विसेज के हवाले से भी बताइए ताकि लोगों को पता चले कि हमारा डिपार्टमेंट कितनी एफर्ट पुट करता है। और अगर किसी कंप्लेंट को थोड़ा टाइम लगता है तो उसके पीछे कहीं ना कोई रीजन होती है कि वन बाय वन तमाम कंप्लेंट्स को आपने देखना, फिर उसको हल करना, उसका रिस्पॉन्ड देना, तो निबड़ने का जो मैकेनिज्म है उसको अगर थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर सकें। मैडम उसमें जो हम सहूलियत दे रहे हैं अपने पिछले 1.5-2 साल में तो स्पेशली फील किया होगा, जैसे हमारे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, उनके इनिशिएटिव्स हैं, खिदमत मरकज हमने कायम किए हैं, लाइसेंसिंग सेंटर हमारे 24 घंटे चल रहे हैं। जैसे लोगों को आम कंप्लेंट होती है कि लाइसेंस बनवाने जाते हैं तो हमें सिफारिश ढूंढनी पड़ती है, रेफरेंस ढूंढना पड़ता है, तो उसके लिए हमारे PKM खिदमत सेंटर बने हुए हैं और अभी इतनी सहूलत दे दी है कि आप लर्नर लाइसेंस तो ऑनलाइन बनवा सकते हैं। उसके लिए आपको किसी ऑफिस भी जाने के लिए जरूरत नहीं है। ठीक है। आप जस्ट उस ऐप पे जाएं, अपनी चीजें एंटर करें उसमें और आपको एक रिसीप्ट इशू होगी, वो आप उसमें कर लें। उसके बाद मखसूस हमारे 10 जो लाइसेंसिंग सेंटर हैं वो टेस्ट लेते हैं वहाँ पे, वो आप किसी भी टाइम वहाँ पे जा सकते हैं। बल्कि उनमें से 2 सेंटर ऐसे हैं जो 24/7 राउंड दी क्लॉक परफॉर्म कर रहे हैं। यानी आप अगर दिन के औकात में फारग नहीं है, शाम को जाएं, आपको वहाँ पे डॉक्टर साहब सारा स्टाफ अवेलेबल मिलेगा, आप उसी टाइम वहाँ पे टेस्ट दें और अपना लाइसेंस ले लें। बिल्कुल ठीक है। तो ये जिस तरह हम देखते हैं दीगर इदारों पे हम बात कर रहे हैं, प्रोग्राम के पहले हिस्से में भी हम बात कर रहे थे, वासा, फेस्को, डिफरेंट तरह के PHA, वहाँ पे एक कॉमन मसला आता है, वो आता है वसाइल की कमी, और फिर आता है नाकस पॉलिसियाँ। तो ट्रैफिक पुलिस में आप क्या देखते हैं कि जितनी भी वसाइल हैं क्या वो काफ़ी हैं इस वक्त की? क्योंकि बहुत ज़्यादा हम देखते हैं हमारे शहरों में रश बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उसको मैनेज करने के लिए निज़ाम का उतना ही ज़्यादा मजबूत होना बेहद ज़रूरी है। शुक्रिया जीनत। जहाँ तक वसाइल की बात की जाए, मैं अक्सर आपके प्रोग्राम में ये जिक्र करता हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट है जो किसी की प्रायोरिटी पर नहीं है, किसी भी हुकूमत की प्रायोरिटी पर। मैं आपकी बात को यहीं से कंटिन्यू करूंगी, लेकिन वक्त पे छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और ट्रैफिक के निज़ाम के हवाले से हर कोई चाहता तो ये है कि फुल प्रूफ बड़ा ही ज़बरदस्त प्लान हो, लेकिन उसमें हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी भूल जाते हैं और साथ ही साथ ये भी देखते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट्स के पास वसाइल बहुत ज़्यादा महदूद है और मसाइल का जो है वो अंबार लगा हुआ है। तो तेब किस तरह के वसाइल की कमी है जो आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस को इस टाइम पे फेस करनी पड़ रही है? जीनत, ब्रेक पे जाने से पहले मैं ये बता रहा था आपको कि पुलिस डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो किसी भी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी पर नहीं रहा। लॉ एंड ऑर्डर की बात पॉलिटिकली सारे करेंगे, पॉलिटिकल स्टेटमेंट सारे देंगे कि हम पुलिस को पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से फ्री कर रहे हैं, हम पुलिस को फलां वसाइल भी दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह पॉपुलेशन और जिस तरह
क्राइम इंक्रीज हो रहा है, उसमें जितनी क्रिमिनल्स में इनोवेशन आ रही है उस तरह डिपार्टमेंट में इनोवेशन नहीं आ रही। ट्रैफिक पुलिस का काम सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक रूल्स पर इंप्लीमेंट करवाना है। अब लोगों को ट्रैफिक रूल्स के हवाले से एजुकेट करना रियासत का काम है। आपको आपके तालीमी इदारों में, आपके निसाब में ये चीज शामिल होनी चाहिए कि ट्रैफिक रूल्स क्या हैं, उन पे अमल करने का क्या फायदा है और ना करने का किस हद तक लॉस हो सकता है, इवन आपकी जान भी जा सकती है। जो काम रियासत का करने वाला है वो काम ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर डाल दिया गया है। ये अपने जो महदूद, इनके पास पहले ही महदूद वसाइल हैं, उनमें से भी बड़ा हिस्सा उन वसाइल का जिसमें इनकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी और उसके अलावा इनकी आप देखें गाड़ियां भी, ये चीज़ें सारी लोगों को एजुकेट करने पे इस्तेमाल की जा रही हैं। तालीमी इदारों में ये लोग जाके सेशन करते हैं, ये रोड सेफ्टी सेमिनार्स करते हैं, वही स्ट्रेंथ, वही इक्विपमेंट, वही वसाइल, वही व्हीकल्स ट्रैफिक पर इंप्लीमेंट करवाने के लिए इस्तेमाल हो, ज्यादा काम बेहतर हो। लेकिन लोगों को ये किसने बताना है कि आपने स्टॉप लाइन पर रुकना है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग की जगह आपने छोड़नी है, आपने सिग्नल नहीं तोड़ना, किसी किस्म का ट्रैफिक जो वायलेशन आप करेंगे तो आपकी जान जा सकती है। हेलमेट का इस्तेमाल करना है, आपने अपने लिए करना है, अगर नहीं करेंगे उसमें ट्रैफिक। हेलमेट की कंपेन्स बड़ी जोरों शोरों से चली थी, लेकिन सर अब हम देख रहे हैं कि हेलमेट का इस्तेमाल फिर से शहरी बहुत कम तादाद में कर रहे हैं। पहले बहुत सख्ती हुई, लेकिन फिर ये अब लग रहा है कि सिलसिला स्लो हो गया है और लोग अपनी जिम्मेदारी को समझते नहीं, हालांकि ये उन्हीं की जान के लिए है। तो वो सिलसिला कहाँ तक पहुंचा है? मैडम, इसमें तो ये जैसे तैयब साहब ने अभी जिक्र किया है कि ट्रैफिक जिस तरह हम आम एजुकेशन हासिल करते हैं ना अपनी लाइफ को, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करने के लिए, इसी तरह हम एक सोशल इंटरेक्शन के लिए हमें घर से बाहर जाना पड़ता है। तो ट्रैफिक एजुकेशन की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सबको। सड़क पे चलना, सड़क पे ड्राइव करना, इन सब के लिए एक डिसिप्लिन से करेंगे तो हम उससे महफूज रहेंगे। और ये एक सीरियस काम है जिसके लिए हमारी जान भी जा सकती है, हम बॉडी हमारी इन्वॉल्व होती है, नुकसान हो सकता है, हमारी गाड़ी का नुकसान हो सकता है। अब जिस तरह सड़कें हमारी बनाई गई हैं, नो डाउट कि उस पर गाड़ियों नहीं चलना है, लेकिन पैदल लोगों ने भी तो वहीं से क्रॉस करना है ना। तो उस पर अभी हमने यहाँ पे शहर में 8 हमारे जो चौक है ना उनको मॉडल चौक डिक्लेयर किया है जी। और उस पर हमने स्टाफ ज़्यादा लगा के ना लोगों को इस चीज़ का पाबंद कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पीछे रुकें, अपनी लेन की वायलेशन ना करें, सिग्नल ब्रेकिंग ना करें। अगर यू टर्न है तो यू टर्न से ही आप करें, उसके अलावा ना जाएं। अब बदकिस्मती से हमारे जो डेथ रेशियो है ना, किसी भी बीमारी से भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट में लोगों की हम बात होती है, सबसे ज़्यादा। या उसमें किसी बॉडी पार्ट का आपका मजदूरी का हो जाए तो वो भी एक अलग इशू है। लेकिन उस पर फिर इस तरह है कि जैसे हेड इंजरी खुदा ना खास्ता हो जाए। अब बाइक राइडर, जब वो समझने वाली बात है कि जब चला रहे होते हैं तो उनका टायर जो है वो सिर्फ 1 इंच टच हो रहा होता है सड़क के साथ जी, और वो गिरता भी है जब खुदा ना खास्ता तो वो साइड पे उसका एंगल आता है। और फिर ऊपर से सोने पे सुहागा, हमारे यहाँ ओवर स्पीडिंग भी बहुत ज्यादा है। बाइक नहीं जहाज चला रहे फिर हम जो हमारे जो नौजवान बाइकर्स हैं वो सीखते हैं तो उनमें थ्रिल होता है कि मैं स्कीटिंग करूं, वन व्हीलिंग करूं या उसको स्पीड तेज करूं। तो उसमें तो हेलमेट तो ना पहनना अपने आप के साथ जाती है। ये ऐसा ला है जिसका सिर्फ राइडर को फायदा है, इसका किसी और को फायदा नहीं है। बिल्कुल ऐसा। और इसका बेसिक मकसद ये है कि जब भी खुदा न खास्ता उसके साथ कोई इंसिडेंट हो तो उसकी हेड इंजरी ना हो। तो उसके लिए अब गवर्नमेंट ने भी स्टेप्स लिए हैं, हमें भी इंस्ट्रक्शंस हैं कि इस पे ज्यादा आप इम्प्लीमेंट करें। अभी बल्कि आपने देखा होगा कि पहले उसका फाइन बहुत कम था, अभी उसका इंक्रीज करके 2000 है। यानी वन टाइम अगर आप हेलमेट ना पहनते हुए पकड़े जाते हैं तो 2000 आपको पे करना पड़ता है। अच्छा, ये तो हेलमेट का आपने फाइन बताया। अगर ओवरऑल अगर हम सिनेरियो देखें और शहरी कवानीन के, ट्रैफिक कवानीन की पासदारी नहीं करते तो किस किस तरह की सजाएं हैं और कितनी ज्यादा उसमें उसकी नौयत किस तरह की हो सकती है?
वो थोड़ा ये सा मुख्तलिफ बताइएगा। किस्म की हैं। जैसे अगर आप सिग्नल ब्रेक करते हैं तो उसमें भी फाइन पे करना पड़ता है। अगर आप लेन की वायलेशन करते हैं उसमें फाइन है। उसके अलावा अगर ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, जहाँ पे स्पीड लिमिट हर जगह पे दी गई है, जैसे 60 है, उससे एक्सीड करते हैं उसका अलग फाइन है। और अभी गवर्नमेंट ने इस चीज़ की सीरियसनेस और लोगों को पाबंद करने के लिए नुकसान उनके देखते हुए बहुत ज्यादा इनहेंस कर दिया उसकी अमाउंट भी, ताकि लोगों को इस पे पाबंद किया जा सके। बिल्कुल ठीक है सर, ये सजाओं का सिलसिला और कहां तक जाता है यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। ये एजुकेशन भी है और एक वार्निंग भी है तमाम शहरियों के लिए कि थोड़ा सा एहतियात क्या करें, आपकी जान सबसे ज्यादा कीमती है। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और ट्रैफिक कवानीन की पासदारी बेहद जरूरी है। आपको जानी नुकसान भी ना हो और माली नुकसान भी ना हो, और माली नुकसान किस तरह ना हो, फाइन्स की सूरत में। आपको भारी जुर्माने नहीं भरने, तो आपको क्या करना है, आपको करना है ट्रैफिक कवानीन की पासदारी, ताकि आप दूसरों की भी सेफ्टी का ख्याल रख सकें और अपनी सेफ्टी का भी ख्याल रख सकें। सर आप बता रहे थे कि फाइन्स में किस तरह की नौयत शामिल होती है, और एक्सट्रीम अगर सजा की बात करें, कोई वायलेशन करता है ट्रैफिक कवानीन की, तो वो क्या होगा? इसमें मैडम ये पहले तो मैं फाइन्स का बता रहा था जी। उसके बाद अगर मजीद वायलेशन होती है या क्राइम की तरफ आप चले जाते हैं, खुदा न खास्ता एक्सीडेंट करके किसी को जख्मी कर देते हैं, उससे खुदा न खास्ता किसी की कैजुअलिटी हो जाती है, तो उसकी बहुत बड़ी सेक्शंस हैं, सख्त सेक्शंस हैं। ठीक है। उसमें फिर FIR होती है, आपको गाड़ी बंद होती है, जेल भी खुदा न खास्ता जाना पड़ जाता है। हाँ। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए बेहतर है कि आप ट्रैफिक रूल्स जो है ना उनको उसकी वायलेशन ना करें, और जितने भी कवानीन है उसकी पासदारी करें। लेकिन सर इस पूरे सिस्टम को अच्छे से चलाने के लिए बात फिर से वहां से जो हमने तैयब से स्टार्ट की थी, वसाइल की, क्योंकि आपको जाहिर बात है इसमें जरूरत होती है। तो कैसी टेक्नोलॉजी है जो अभी डिपार्टमेंट यूज कर रहा है, और मजीद आप क्या समझते हैं कि इसमें किस तरह की गुंजाइश है बेहतरी की, कैसी टेक्नोलॉजीज मजीद होनी चाहिए, या फिर लाइनअप में है चीजें आगे चलकर होंगी टेक्नोलॉजी के हवाले से थोड़ा सा? इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस डिपार्टमेंट ने सबसे ज्यादा इनोवेशन लाई है अपने सिस्टम में ना। अभी हमारा आप देखें सारा सिस्टम तकरीबन पेपरलेस हो रहा है। जैसे पहले होते थे ना रजिस्टर वगैरह या बाकी चीजें, हमारा ऑनलाइन सिस्टम है और वन विंडो हमने ऑपरेशन कर दी है। आप उसी एक दफ्तर में जाते हैं, वहाँ से ही आपकी सारी वेरिफिकेशन होती है, रीन्यू करवाना है वो भी आपको वहाँ पे ही जाएं, ऑनलाइन सिस्टम है, आपकी एंट्री करके वहाँ से आपको इशू कर दिया जाता है। बिल्कुल ठीक है। उसके अलावा वहीं पे हमने मेडिकल फैसिलिटी भी दे दी है। अच्छा। डॉक्टर साहब भी हमारे ट्रैफिक सेंटर जो लाइसेंसिंग सेंटर है वहाँ पे मौजूद है। टेस्ट के लिए भी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे वो आपको टेस्ट करेंगे, आपकी आई टेस्ट करेंगे और रिपोर्ट देंगे, वहाँ से ही आपको लाइसेंस इशू हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। फिर दूसरा उसमें इतनी हमने सहूलत दी है कि अभी अगर आप समझते हैं कि कहीं नहीं जा सकते, आपने कंप्लेंट करनी है, आपने लर्नर लाइसेंस बनवाना है, आप ऑनलाइन एप्स हैं हमारी, वहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है। फिर शहरियों की सहूलत के लिए हमने रेडियो स्टेशन के साथ हमारे कनेक्शन हैं, तो वहाँ से हेल्पलाइन से आप चेक कर सकते हैं कि रश आवर्स में कौन सी सड़क ब्लॉकेज है, अगर मुहर्रम का जुलूस चल रहा है तो मैं कौन सा अल्टरनेट रूट यूज कर सकता हूँ। अभी हमारी फेसबुक, ट्विटर, उस पर हम अपना सारा अपडेट करते हैं। अगर कहीं पे रश है, कोई स्पेशल हमने इनिशिएटिव दिया है तो उसके बारे में बताते हैं। अभी आज रात को बल्कि एक इनिशिएटिव आया है हमारा हेडक्वार्टर से कि मोटरसाइकिल की हद तक जो लोगों को पहले लर्नर बनवा के 42 डेज के लिए वेट करना पड़ता था, वो पीरियड स्केप कर दिया है, वेव ऑफ कर दिया है। अच्छा। अभी अगर किसी ने मोटरसाइकिल का लाइसेंस बनवाना है तो वो स्ट्रेट वे आएंगे, उसी टाइम लर्नर बनेगा, उसी टाइम मेडिकल होके 1 घंटे के अंदर अंदर उनका टेस्ट करके ड्राइविंग लाइसेंस इशू कर देंगे। मतलब 42 डेज का काम अब 1 आवर में हो जाएगा। हाँ, 42 मिनट्स में भी हो सकता है, और 42 मिनट्स में भी हो सकता है, ओनली फॉर बाइक्स। लेकिन ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। मैं तो समझती हूँ कि अगर आप अपने 42 दिन का काम अगर आप 1 घंटे में कर रहे हैं तो इससे ज्यादा बेहतरी और इससे बेहतरीन सहूलत कुछ नहीं हो सकती। और तैयब हमारे पास तो वैसे भी व्हीकल्स में ज्यादा मोटर बाइक्स ही होती हैं, लोग वही इस्तेमाल करते हैं और उसी के साथ वायलेशन भी अच्छा खासा करते हैं। तो जितनी एफर्ट्स डिपार्टमेंट कर रहा होता है उसमें पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो लोगों का इदारों के साथ एतमाद बहाल करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और यहाँ पे आप क्या लैग देखते हैं दोनों तरफ से? क्योंकि हमारे ट्रैफिक पुलिस की हद तक तो हम देखते हैं कि ये तो बहुत जितना ज़रूरत से ज़्यादा इसमें इनपुट अपना दे रहे हैं, शहरी क्या उस तरह से रिस्पॉन्स कर पाते हैं? क्या अवामी ताउन हासिल है डिपार्टमेंट को? जीनत, देखें डिपार्टमेंट को क्या पब्लिक से ताउन चाहिए, उनको यही
कॉपरेशन चाहिए कि आप वायलेशन ना करें। जी। जितनी वो ज़्यादा वायलेशन करेंगे इनका काम बढ़ता जाएगा। अब काम बढ़ने की आप सुन लें कि ऑलमोस्ट 10 मिलियन प्लस पॉपुलेशन है फैसलाबाद की, और हमारी ट्रैफिक की नफरी 1100 समथिंग है, जिनमें वार्डन्स भी हैं और असिस्टेंट वार्डन्स भी हैं, जो कांस्टेबल जिनको हम कहते हैं। अब इन सबके साथ आप इतनी पॉपुलेशन, इतने रोड्स को आप लोग डील करेंगे, इतनी व्हीकल्स हैं, कैसे करेंगे? उन 1100 में से देखिए दफ्तर में भी स्टाफ लगेगा, सेक्टर्स के अंदर डीओ, नाइट शिफ्ट ड्यूटी इंचार्ज वो भी लगेंगे। अगर आप ओवरऑल देखें तो शायद 500-600 लोग होंगे जो फील्ड में ड्यूटी कर रहे होंगे। 700 कर लें, 800 कर लें। इन सबके साथ कैसे आप इतने लाखों की व्हीकल्स, बाइक्स, दीगर हैवी व्हीकल्स, उनको कैसे डील करेंगे? तो अगर पब्लिक वायलेशन करे ही ना, इनका काम कम हो जाए, ये ज़्यादा फोकस करें, पब्लिक को मजीद फैसिलिटेट करें, जहाँ पे उनको पता है कि इस रोड पे लोग वायलेशन नहीं करेंगे, उससे तवज्जो हट के उस तरफ चली जाएगी जहाँ पे रोड छोटा है। रोड बड़ा करना एक अलग डिपार्टमेंट का काम है। रोड छोटा है, यहाँ पे ट्रैफिक लोड है, वहाँ पे ड्यूटी लग जाए, वो अल्टरनेट रास्ते दें, वो शहरियों को फैसिलिटेट करें कि यार आप पीछे से घूम के भी आ सकते हैं। लेकिन जब हर जगह वायलेशन होगी पब्लिक की जानब से, ये वायलेटर्स को पकड़ने में सारा टाइम सर्व करेंगे, तो लोगों को ट्रैफिक के हवाले से कैसे फैसिलिटेट करेंगे? तो इनके पास वसाइल ऑलरेडी महदूद हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस के पास तो कम है ही है, ट्रैफिक पुलिस के पास उससे भी कम है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस 9,000 नफरी के साथ लोगों को सिक्योर करने की कोशिश कर रही है, और ये 1100 समथिंग के साथ 10 मिलियन से ज्यादा लोगों को एजुकेट करने में लगे हैं, वायलेटर्स को पकड़ने में लगे। अभी आपने सीटो साहब से ये क्वेश्चन किया था कि कैंपेन जो ठप होती जा रही है हेलमेट की। अब देखें, क्या रोज डंडा दे के ही हेलमेट पहनाना है? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारा बच्चा घर से जाए, हम उसको हेलमेट दे के भेजें। जब बाइक लेनी है बेटा, बाइक तब मिलेगी जब आप हेलमेट का इस्तेमाल करेंगे, साथ हेलमेट लेना पड़ेगा। ये सिविल सोसाइटी की, पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है। इसी तरह एजुकेशन डिपार्टमेंट और ख़ास तौर पे जो इंस्टीट्यूट्स हैं एजुकेशनल, उनकी जिम्मेदारी है कि कोई बच्चा हेलमेट के बगैर एंटर नहीं हो सकता, उसकी एब्सेंट लगेगी। ये चीज़ें हमें भी लेनी है। अब अगर हम ये क्वेश्चन करें कि जी आपकी कंप्लेंट ठप हो रही है, दूसरी तरफ हम प्रोटेस्ट भी दिखाएंगे कि जनाब ये चालान हो रहे हैं 2000 का, हेलमेट ना पहनने वालों का, ट्रैफिक पुलिस जुल्म कर रही है, पहले ही लोग महंगाई के पीछे हुए हैं, तो क्यों ना हम 2000 का फाइन पे करने की बजाय 600-700 का हेलमेट ले लें। उससे अपनी भी बचत है और आपका चालान की भी बचत, पैसे भी बच जाएंगे, आपकी सेफ्टी भी होगी, आपकी जान की भी सेफ्टी होगी। तीसरी बात, मैं ये नहीं कहता कि ट्रैफिक वार्डन्स बहुत काम करते हैं, उन बेचारों को अफसरान की तरफ से फैसिलिटेट नहीं किया जाता। अब डिपार्टमेंट के अंदर देख लें, अब पिछले 2-3 माह पहले गर्मी की शिद्दत थी, आपको पता है, एक इनके साथ फोटो सेशन करवाया गया कि जी ये 100-200 हमने इनको जी अम्ब्रेलास डिस्ट्रीब्यूट कर दी हैं, साथ पानी की बोतलें, वो सिर्फ फोटो सेशन था। उतनी ही तकसीम की गई, तमाम को नहीं मिली। रोड के ऊपर बेचारे शदीद धूप में ये जनाब फलां ऑफिसर गुजर रहे हैं, वो भाग के बेचारा खड़ा है उनके लिए रोड क्लियर करवाने के लिए, बेशक उसको खुदा ना वास्ता हीट स्ट्रोक हो जाए। कोई फैसिलिटेट वार्डन्स को नहीं किया जा रहा, हालांकि उनके फंड्स आते हैं, वेलफेयर के फंड्स आते हैं। और तो फिर फंड्स कहाँ जाते हैं जो आते हैं? देखिए, फंड्स इनके अपने और बहुत सारे मामलात हैं। हाँ। अगर किसी को बीमारी है उस बेचारे को फिर अकोमोडेट किया जाता है, किसी की शादी है वो अकोमोडेट किया जाता है, जिसको इमरजेंसी नौयत के फंड, वहां पर फंड्स लगाए जाते हैं। लेकिन जो सुबह से लेकर शाम तक शदीद धूप में ड्यूटी कर रहे हैं, उनको क्या फैसिलिटीज हैं? को कैबिन उनको ऐसे बना के दें जो हीट स्ट्रोक से बचा सके, जो हीट कम कर सके। कोई बड़ी बात नहीं, खुद नहीं लगा सकते, मुखर्रिर हजरात लगा के दे देते हैं। मुखर्रिर हजरात अगर किसी शहीद को प्लाट दे सकते हैं 1-1.5 करोड़ का, तो ये भी करके दे सकते हैं। तो वार्डन्स को हुकूमत की जानब से तो कोई फैसिलिटीज है ही नहीं, लेकिन डिपार्टमेंट की जानब से भी इतना अकोमोडेट नहीं किया जाता। बिल्कुल ठीक है। और ट्रैफिक वार्डन के हवाले से अगर गुफ्तगू के सिलसिले का थोड़ा सा एक और पहलू है, उस पर भी नजर डालें। बहुत बार हम देख रहे होते हैं कि ट्रैफिक वार्डन साइड पे खड़े हैं और खुले आम लोग इशारा तोड़ के जा रहे हैं और वो किसी एक बंदे का चालान काटने में, ये बहुत बार एग्जाम्पल मैंने अपनी आंखों से देखी है। जितने
तमाम मसाइल की तैयब ने निशानदेही की है, उससे बिल्कुल इनकार नहीं है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे हमारे भाई बहुत बेहतरीन अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हर डिपार्टमेंट में मौजूद हैं, सिर्फ ट्रैफिक पुलिस की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ ऐसे ऑफिसर्स भी मौजूद हैं जो कि अपनी ड्यूटी में गफलत बरतते हैं। उनके खिलाफ डिपार्टमेंट कैसे एक्शन लेता है? अच्छा मैडम, एक तो अभी जो तैयब साहब ने बात की ना, अभी वेलफेयर का जितनी वेलफेयर पुलिस डिपार्टमेंट में हो रही है ना, इसकी एक तो पहले इससे मिसाल भी नहीं है और दूसरे डिपार्टमेंट्स में भी इतनी नहीं होती। अभी हमने जैसे एक शुरू किया, शुहदा की फैमिलीज को इनवाइट किया, ये लास्ट वीक प्रोग्राम हुआ था, बल्कि तैयब साहब भी उसमें तशरीफ लाए थे। उससे पूछे कि उनके मसाइल क्या हैं, अगर किसी के कोई बच्चा डिसेबल है या एजुकेशन का इश्यूज हैं। फिर हमारे MOUs साइन किए हमने मुख्तलिफ स्कूल्स के साथ, उसमें वार्डन्स और तमाम फोर्स के लिए तकरीबन 50% डिस्काउंट है फीस के लिए। हॉस्पिटल्स के साथ हमारे MOUs हैं। फिर ये अभी जैसे गर्मी का मौसम है तो उसमें हमने हमारी 2 वैन्स हैं जो डेली उनको ऑन पॉइंट वो शिकंजबीन और लीमू वाला पानी सप्लाई करती हैं, ठीक है, एट स्पॉट। उसके अलावा इनका हमने रेस्ट का सिस्टम बनाया हुआ है, ठीक है। एक तो शिफ्ट करते हैं ना डेली 8 घंटे की, वीकली इनकी रेस्ट भी हम दे रहे हैं इनको। फिर ये ड्यूटी के दौरान जो बाकी इनको सहूलतें हैं, पैकेज वगैरह, अगर किसी को मसला है वो ओपन डोर पॉलिसी है, वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जिधर तक मेरी लिमिटेशंस हैं मैं उनको अकोमोडेट करता हूँ। उसके बाद वो सीनियर ऑफिस में IG ऑफिस कांटेक्ट कर सकते हैं। उनके अलग डेस्क बने हुए हैं, हेल्पलाइन बनी हुई है उनके सारे मसाइल को देखने के लिए। कैबन्स की साथ ने बात की, कैबन्स हमने बनवाए हैं, अम्ब्रेलाज उसमें हमने तैयार करवा के दी हैं। अभी तो बल्कि मैंने हमारी जो एजुकेशन विंग है उनको टास्क दिया था कि AC हेलमेट्स आ गए हैं। अच्छा, हाँ जी, तो वो प्रोवाइड किए जाएं। अभी वो अब्रॉड है शायद, तो मैंने उन्हें कहा था हमारे पास फंड्स भी अवेलेबल है, आप पता करें। तो हम उनको AC हेलमेट लेके देते हैं जो ताकि हीट स्ट्रोक से बचा जा सके, वेदर फ्रेंडली हैं। वो सर्दियों में टेम्परेचर नॉर्मल रख सकते हैं, गर्मियों में ठंडा कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो उनकी वेलफेयर के लिए हम कर रहे हैं ये चीजें। ये तो तमाम सहूलियत होगी। जो मेरा दूसरा सवाल है उस पर हम आएंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10, और जहां पे पुलिस डिपार्टमेंट की बहुत सारी सहूलियात के हवाले से हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि कितनी ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाता है जितने भी ट्रैफिक वार्डन्स हैं उनको, जितने ऑफिसर्स हैं उनको, लेकिन उनके साथ साथ इतनी सारी सहूलियात के बावजूद हर अमले में कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जिम्मेदारी में थोड़ी सी कोताही कर जाते हैं, और उसकी वजह से पूरे के पूरे डिपार्टमेंट पर सवालिया निशान उठाया जाता है। और अवाम हमेशा से इस लिए तैयार रहती है कि कब तनकीद का मौका मिले, कब हमें कोई थोड़ी सी शिकायत का मौका मिले और हम कहें कि हमारे डिपार्टमेंट अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। तो सर ये भी एक बड़ी वजह है कि आप बज़ाहिर जितना भी मर्जी अच्छा काम कर लें, लेकिन अगर उस पूरी चेन में से कोई एक भी घुरी खराब है ना, तो पूरी की पूरी चेन मुतासिर होगी। तो इसी तरह से अगर हम डिपार्टमेंट की बात कर लें तो बहुत सारे ऑफिसर्स, बहुत सारे हमारे भाई बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन अगर कहीं पर ट्रैफिक वार्डन्स अपनी जिम्मेदारी में कोताही करते हैं तो डिपार्टमेंट उनके खिलाफ कैसे एक्शन लेता है? मैडम ये आप ठीक कह रही हैं। जैसे हम सारा दिन ट्रैफिक का फ्लो बरकरार रखते हैं, लोगों को एक सेफ पैसे ही देते हैं, लेकिन उसमें जब एक तस्वीर वायरल हो जाती है कि जब वार्डन बैठा हुआ है या फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है, तो उस पर जो कमेंट्स आते हैं या एक वो चेन शुरू हो जाती है, वो हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। लेकिन ये इसे पॉजिटिव भी लेना चाहिए कि उससे चीज़ें पॉइंट आउट होती हैं जी, कि हम फिर उसमें मजीद करते हैं कि अगर ये चीज़ हम ओवरकम कर लें तो हमारा इमेज पहले से भी बेहतर हो सकता है। तो उसमें एक तो मैंने उधर डेली 12 बजे से 1 बजे तक मैं उधर ओपन खुली कचहरी लगाते हैं हम सिटी ऑफिस में ना, मैं खुद मौजूद रहता हूँ। ओपन डोर पॉलिसी है, उसमें कोई भी शहरी आके कोई भी कंप्लेंट कर सकती हैं, और कंप्लेंट्स आती भी हैं। करप्शन की कंप्लेंट्स आ जाती हैं, मिसबिहेवियर की कंप्लेंट्स आ जाती हैं, इख्तियारात से तजावुज़ की कंप्लेंट्स आ जाती हैं। उसमें फिर मैंने 3 दिन के अंदर अंदर इंक्वायरी करके तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। कुछ चीज़ें हमने एज ए सिस्टम ऑटो पे एक चेक करने के लिए उनको ना इम्प्रूव कर रहे हैं। जैसे पहले कंप्लेंट्स आती थी कि करप्शन के हवाले से कि लाइसेंस लेने जाते हैं, ज़्यादा फीस ले लेते हैं, या किसी रेफरेंस के पास जाना पड़ता है, वो फीस से अलहदा अपने पैसे ले लेता है। उसको ख़त्म करने के लिए अब हमने एक PSID सिस्टम जनरेट किया है, जिसमें मैं बल्कि आपकी वसातत से शहरियों को भी बताऊंगा कि ट्रैफिक स्टाफ या किसी टाउट माफिया को आप कांटेक्ट ही ना करें, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है।
चाहे ट्रैफिक स्टाफ आपका चलान कर रहा है, चाहे आपका लाइसेंसिंग फीस ले रहा है, वो आपसे 1 रुपया भी कैश वसूल नहीं कर सकता। वो आपको जस्ट एक रसीद देंगे, रिसीप्ट देंगे जिसमें सरकारी गवर्नमेंट का अकाउंट नंबर होगा, और आपको उसी में डायरेक्टली जायज कैश पे जाके या किसी बैंक में जाके उसमें अपनी पेमेंट करनी है और वो लाके दिखानी है। बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये वो जिम्मेदारियां ना जो छोटी छोटी चीजें हैं, तो ये हमें भी समझना चाहिए कि अगर हमें डिपार्टमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है तो हमें उसके बारे में हाउ ना हो। और जैसे अवेयरनेस कैंपेन्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं, लेकिन बज़ाहिर ये किसी भी जगह पे है तो नहीं है कवानीन में कि ये अवेयरनेस कैंपेन चलाना डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी। इसके लिए तो अलग से लोग होने चाहिए, अलग से एक सेल मौजूद हो जो कि इस तरह की कैंपेन्स को रन करे ताकि लोगों को एजुकेट किया जाए। और स्कूल्स कॉलेजेस तक इसकी रसाई बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हमारे स्टूडेंट्स को पता हो, बड़ी अपनी एजुकेशन के साथ एकेडमिक करियर में वो जाने कि ट्रैफिक कितनी इंपॉर्टेंट है, उसके रूल्स को फॉलो करना कितना ज्यादा जरूरी है। जीनत, आप जितना मर्जी एजुकेट कर लें, अब इस एज में एजुकेशन का मैं समझता हूं फायदा कोई नहीं होगा जब तक हम खुद ना सोचें, खुद अपनी अकाउंटेबिलिटी करें जी। कि मैंने तमाम रूल्स फॉलो करने हैं, वो ट्रैफिक रूल्स हों, वो एथिकली कोई रूल्स हों, मैंने वो फॉलो करने हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोगों को एजुकेट किया जाए तो आपको प्राइमरी लेवल से निसाब में ट्रैफिक शामिल करना पड़ेगी, एक पूरा चैप्टर आपको शामिल करना पड़ेगा प्राइमरी में। उसको बढ़ाते बढ़ाते फिर आपको पूरी उसकी एक बुक तैयार करनी पड़ेगी, वो आपको पढ़ानी पड़ेगी। अगर आप प्राइमरी के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वो चूंकि साइकिल छोटा इस्तेमाल करेंगे, उस हिसाब से उनको पढ़ाया जाए, हाई स्कूल में उस हिसाब से, कॉलेज यूनिवर्सिटी में उस हिसाब से। ये ट्रैफिक आपके दिमाग में, आपकी लाइफ में ट्रैफिक रूल्स इस तरह रासख किए जाना चाहिए जिस तरह ये पता हो कि खुदा ना ख्वास्ता मर्डर करना बहुत बड़ा जुर्म है। इसी तरह आप देखें फॉरेन कंट्रीज वो कितने डेवलप हैं, और ये मशहूर मकूला है कि आपने देखना हो कोई कौम कितनी मुहज़्ज़ब है तो उसकी ट्रैफिक ले जाए। तो अगर उनको इनिशियल स्टेज से, ग्रास रूट लेवल से, प्राइमरी लेवल से उनको ट्रैफिक पढ़ाई जाती है, उनके बच्चे आप अक्सर वो क्लिप देखेंगे वो अपने बड़ों को टोकते हैं कि आप गाड़ी में बैठे हैं, स्टार्ट करने से पहले सीट बेल्ट लगाएं। आप अगर बाइक राइडिंग करने लगे हैं पापा तो आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ। हाँ। ये चीजें बच्चे अपने बड़ों को सिखाते हैं। इतना छोटे छोटे बच्चों को यूरोपियन कंट्रीज में, डेवलप कंट्रीज में सिखाया जा रहा है, लेकिन हमारे ऐसा कुछ नहीं है। हमारे ये होता है कि ट्रैफिक पुलिस क्या कर रही है, अभी यहाँ पे वीवीआईपी आ जाएगा, उसको ट्रैफिक हल्की सी ब्लॉक मिल गई, उसने कहा सीटों को चेंज करें, ये क्या किया। हाँ। इधर हमारे एक एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहूंगा, वो फैसलाबाद आए, एक सीटीओ थे यहाँ पे, इस वक्त वो डीपीओ लगे हुए हैं जी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने सरीना होटल के एक सेकंड गेट से एंटर होना था, गलती से सीटीओ साहब थोड़ा भूल गए, फर्स्ट गेट में एंटर कर दिया। उनका आपस में 50-60 फीट का फासला है। इस बात पे सीटीओ को तब्दील कर दिया गया कि ये प्लान गलत क्यों हुआ, 50 फीट पीछे क्यों उनको प्राइम मिनिस्टर को आना पड़ा। भाई आप देखें, ये आपका सिस्टम है कि आप कहते ट्रैफिक पुलिस को मार ही दो। आप ये देखें, ट्रैफिक पुलिस 1 करोड़ लोग हैं फैसलाबाद के, उनमें से अगर डेली 40 लाख लोग रोड्स पर होते हैं तो उनके लिए अपने 1100 बंदे सिर्फ रखे हुए हैं। या आप उनको ऐसे एजुकेट करें कि एक बंदा ही पूरे शहर की ट्रैफिक कंट्रोल कर ले। लेकिन अगर आप समझते हैं कि हम ऐसे नहीं हैं कि हम ट्रैफिक की इंप्लीमेंट करें रूल्स पे, तो फिर आप स्ट्रेंथ तो दें। अच्छा तैयब, ये भी बताइएगा कि आजकल जैसे मानसून का मौसम चल रहा है और दीगर हमारी शाहराहों पर क्योंकि पानी का खड़ा रहता है, ये बड़ा वासा के हवाले से भी बड़ी शिकायत तो लोग करते हैं, लेकिन इसमें बात वही है, ओवर स्पीडिंग बहुत ज्यादा होती है। जब आप सिग्नल तोड़ के जाते हैं आगे, आपको नहीं पता होता कि शाहरा पे कहाँ पे खड्डा है, तो हादसात की शरह में कितना ज्यादा इजाफा हुआ, क्योंकि एक तो हम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे होते, फिर हमें ये नहीं पता होता कि किस शाहरा पे किस तरह के रोड हैं और कहाँ पे खड्डे मौजूद हैं। हम अक्सर शॉर्टकट लेने के चक्कर में ऐसे रास्तों का भी इंतखाब अक्सर कर लेते हैं जिनके बारे में हमें खुद भी नहीं मालूम होता कि ये रास्ता एक्चुअल कैसे, फिर वहां पे पानी खड़ा है तो बहुत सारे हादसा भी होते हैं। तो ये भी थोड़ा सा बताइएगा कि हादसा की क्या सूरत हाल है शहर में। जीनत, इस 8 माह में तकरीबन जो ओवरऑल ट्रैफिक हादसा एक्सीडेंट्स हुए हैं वो 40,000 प्लस हैं, उसमें छोटे बड़े शामिल हैं सारे। और ये वो बता रहा हूं जो रिपोर्ट हुए हैं, जिसपे रेस्क्यू 112 पहुंची, जिसपे पुलिस को रिपोर्ट हुआ। बाद ऐसे एरियाज हैं जहां पर ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, कोई बच्चा को बड़ा को एक्सपायर भी हो गया, लोगों ने रिपोर्ट ही नहीं किया कि चलें यार अल्लाह की सुर्ख जाने दे बात को। और 240 पर्सन्स जो रिपोर्टेड एक्सीडेंट्स में एक्सपायर हुए हैं,
ये मैं आपको फिर वाजे कर दूं कि ये वो है जो रिपोर्ट हुए हैं। इससे ज्यादा होंगे जो रिपोर्ट नहीं हुए। देहाती एरियाज में मोस्टली गांव के अंदर हादसा हो जाए वो रिपोर्ट कम ही करते हैं। खुदा न ख्वास्ता अगर सडन डेथ हो गई है फिर हॉस्पिटल भी नहीं गए, वहां भी रिपोर्ट नहीं हुआ। और हेड इंजरी सबसे ज्यादा जो ट्रैफिक हादसा हुए हैं 16,000 से जायद वो बाइक राइडर्स को हुए हैं। हाँ। और उसमें हेड इंजरीज हुई हैं, उसमें बोन फ्रैक्चर हुआ है, हेलमेट ना पहनने की वजह से हेड इंजरी हुई है, बोन फ्रैक्चर ओवर स्पीडिंग की वजह से हुआ है। अब देखें ट्रैफिक वार्डन जिस तरह मैंने बताया स्ट्रेंथ कम है, हर रोड को मॉनिटर नहीं कर सकते कि यहाँ ओवर स्पीडिंग हो रही है। बिल्कुल ऐसे ओवर स्पीडिंग रोकना सिर्फ ट्रैफिक पुलिस का काम नहीं है, वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस का भी काम है और शहरियों की खुद की जिम्मेदारी भी है। सबसे बड़ी तो जिम्मेदारी खुद अब यहाँ फिर बात वही जो हम आपके प्रोग्राम में अक्सर हम करते हैं, सेफ सिटी प्रोजेक्ट। जिस दिन वो मुकम्मल हो गया, सीसीटीवी कैमरेज तमाम रोड्स पर इंस्टॉल हो गए, फिर तमाम वायलेटर्स भी पकड़े ही जाएंगे। ओवर स्पीडिंग वाला पकड़ा जाएगा, वन वे के खिलाफ बहुत ज्यादा जरूरत है। ये 31 दिसंबर उसकी डेडलाइन है हमारे फैसलाबाद की, और इंशाल्लाह उम्मीद है उससे भी जल्द हो जाएगा। के जल्दी हो जाए ताकि शहर के अंदर हादसा की शरफ पे हम काबू पा सकें। और सर जैसा कि ये तो शहर का निजाम है, डिपार्टमेंट के अंदर एक तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम होना कितना ज्यादा जरूरी होता है किसी भी डिपार्टमेंट में। और पुलिस अगर हम ट्रैफिक डिपार्टमेंट की बात करें तो एहतसाब का सिस्टम कितना शफाफ है और इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, आप क्या समझते हैं कि कितना ज्यादा एहतसाब किया जाता है मौजूद है? क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट से जब भी लोग आते हैं तो यही ऑफिसर्स कहते हैं कि सबसे ज्यादा जो सख्त वहाँ है वो पुलिस के अंदर है। तो मैं आपसे भी जानना चाहूंगी इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। मैडम ये बिल्कुल दुरुस्त है कि सबसे ज्यादा चेक जो है ना वो हमारे पास है। जैसे डेली ओपन डोर पॉलिसी, फिर खुली कचहरियां, फिर ऑनलाइन कंप्लेंट सेंटर। अब आईजी साहब का एक है 1787, उसमें जब आप कंप्लेंट करते हैं तो वो डायरेक्टली आईजी साहब के पोर्टल पे जाती है, यहाँ से बाईपास होके, फिर वहां से एक सीनियर ऑफिसर के पास इंक्वायरी मार्क होती है। फिर उसके बाद सजाओं का भी आप देखें कि जितना ज्यादा हमारे पास है सिस्टम, शोकाज नोटिस जारी किए जाते हैं, चार्जशीट जारी की जाती है, इंक्वायरी करा के विद इन वीक या विद इन फोर्टनाइट उस पर डिसाइड कर दिया जाता है। सर मैं आपकी बात को यहीं से कंटिन्यू करूंगी क्योंकि वक्त पे छोटी सी ब्रेक, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे सिटी टर्न। और हर डिपार्टमेंट की तरह पुलिस डिपार्टमेंट में एहतसाब और ट्रांसपेरेंसी की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और अगर सर हम बात करें ट्रैफिक पुलिस की तो आप क्या समझते हैं कि एहतसाब की इटसेल्फ डिपार्टमेंट के अंदर एहतसाब की कितनी इंपॉर्टेंस है, क्या अहमियत है और आपका इस पर क्या स्टांस है? मैडम उसमें सबसे तो पहले है कि राइट मैन फॉर राइट प्लेस। यस, उसमें हम उसका प्रोफाइल देख के लगाते हैं कि जो सेक्टर इंचार्ज लगा रहे हैं या इंचार्ज लाइसेंसिंग ब्रांच में लगा रहे हैं ना, वो साफ सुथरा बंदा लगाएं जिसकी रेपुटेशन अच्छी है, रिकॉर्ड अच्छा है। तो उसमें पहले तो वो जो जिस तरह का जिक्र कर रही थी ना, जिनका प्रोफाइल जरा खराब होता है वो वैसे ही फिल्टर हो जाते हैं जी। उसके बाद फिर पॉइंट ड्यूटीज का आ जाता है। हमारा तो इतना है साफ का तेज है, जैसे रात को अब मैं गया था हैवी ट्रैफिक की एंट्री को चेक करने के लिए, वहां पर जो ड्यूटी थी, तो वो जो लोग नहीं होते उनको टाइम पे ही वहां से वायरलेस पे ही शो का नोटिस या प्रोसीडिंग या क्लोज करके तो प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है। तो हमारा तो जिस तरह कोई मीडिया से पॉइंट आउट होता है या कोई कंप्लेनेंट आके किसी की शिकायत कर देते हैं तो उसमें इंश्योर करते हैं कि 15 दिन के अंदर अंदर उसके खिलाफ प्रोसीडिंग भी हो जाए। बिल्कुल ठीक है सर। इसके साथ एक चीज़ और भी हम ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कस कर रहे थे कि आप बता रहे थे कि स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर जाके भी बच्चों को एजुकेट किया जा रहा है, वो प्रोजेक्ट क्या है, वो सिलसिला क्या है, उस हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा। उसमें बिल्कुल ये जिस तरह हम पहले फाइन्स का और सजाओं का जिक्र कर रहे थे ना, तो उससे पहले बेसिक है कि जैसे तैयब साहब ने जिक्र किया कि इनको एजुकेट किया जाए। उसमें हमने एक एजुकेशन विंग बनाया हुआ है, उसमें वो स्कूल्स के साथ सेमिनार करते हैं, जाके अवेयरनेस कैंपेन देते हैं। जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं जो बाइक पे आते हैं अपने स्कूल या कॉलेज, उनको स्पेशल बताते हैं कि आपने लेन वायलेशन नहीं करनी, स्पीड पे कंट्रोल रखना है, हेलमेट का इस्तेमाल करना है। अगर पेरेंट्स के साथ हैं तो उनको बताएं कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। फिर हम उसमें स्पेशल कैंपेन्स भी लॉन्च करते हैं, जैसे कैंप लगाते हैं रोड के ऊपर जी। उसके ऊपर जो बजाय फाइन करने के हम लोगों को मोटिवेट करते हैं कि आप 2000 आपको फाइन हो रहा है, उसकी बजाय आप 1200 का आए हमारे से
लाइसेंस बनवा लें। हाँ। लाइसेंस की बजाय कि आप एक फाइन पे कर रहे हैं और लाइसेंस फिर लगा रह गया। फिर हम स्पॉन्सर्स के साथ रब्ता करके या अपने फंड्स के जरिए मैनेज करके लोगों को फ्री हेलमेट भी देते हैं। ठीक है। ताकि उनको एक उसकी अहमियत का पता चले। ये एक बहुत सीरियस चीज़ है। खुदा न खास्ता मैंने एक पर्सनल फेस किया। एक जवान बच्चा था 16-17 साल का, उसकी वन व्हीलिंग करते हुए एट स्पॉट डेथ हो गई। तो वो मतलब समझ नहीं आ रही थी कि इनके घर इन्फॉर्म कैसे करें। हाँ। मतलब वो खुद बुरा फील हो रहा था कि बताएं कैसे। फिर हम बताते हैं कि जी वो ज़रा एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है आप आ जाएं। तो वो एक पेरेंट्स ने इन्वेस्ट किया होता है, 16 साल पढ़ाया होता है, उनके ख्वाब होते हैं उनके साथ। बिल्कुल। तो चंद लम्हात के साथ जो लापरवाही है ना, और एक पूरी की पूरी, हाँ जी, आपकी फैमिली को उसको भुगतना एक वो वक्ती थ्रिल के लिए या स्टेटस लगाने के लिए या वीडियो बनाने के लिए उसको वो सारी चीजें देखें उसमें कर देते हैं। अच्छा सर, एजुकेशन तो आप बच्चों तक और नौजवानों तक पहुंचा रहे हैं। अगर वॉलंटरी आपके साथ कोई काम करना चाहे, जैसे कि हमारी पंजाब पुलिस भी अब तो इंटर्नशिप प्रोग्राम ऑफर किया है, बहुत सारे बच्चे आते हैं और वहाँ पे आके इंटर्नशिप कर सकते हैं। क्या ट्रैफिक पुलिस के अंदर भी इस तरह की कोई है इंटर्नशिप्स का सिलसिला है, या अगर कोई आपके साथ रजाकाराना तौर पर काम करना चाहता है तो क्या डिपार्टमेंट इतना फैसिलिटेट करता है, उनको ऑफर करता है? मोस्ट वेलकम। इसमें जैसे फ्रेंड्स ऑफ पुलिस एक आईजी साहब ने शुरू किया था, उनको हमने कार्ड भी इशू किए थे। हाँ जी। तो वो हमारा प्रोग्राम उनके साथ अटैच है, वो चल रहा है। फिर एक खवातीन के वाले से है वीमेन ऑन व्हील्स, वो हमारा एक एनजीओ है, उसके साथ एग्रीमेंट है। उसमें वो हम जो लोग रेफर करते हैं जो ड्राइविंग सीखना चाहते हैं वो फ्री उनको ट्रेन भी करते हैं और उसके बाद लाइसेंसिंग में भी हम उनकी हेल्प करते हैं। बिल्कुल ठीक। जैसे ट्रांसजेंडर्स के लिए हमने देखे वो विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर्स लगाए हुए हैं, तो वो एक उनको भी उस दायरे में लाने के लिए उनको भी मोटिवेट कर रहे हैं कि आप आए ड्राइविंग सीखें। उनकी ड्राइविंग स्कूल की फीस भी फ्री है, जो दूसरों से हम 5,000 चार्ज करते हैं ना, ट्रांसजेंडर्स के लिए ट्रांसजेंडर के लिए वो भी फ्री है, काउंटर लगा बनाए हुए हैं। फिर उसके बाद अभी हमने जैसे मिलके डॉक्टर साहबान के साथ कर रहे हैं, अभी ट्यूसडे को हमारा प्रोग्राम है। ठीक है। तो जितने हमारे वार्डन्स हैं ना, उनकी स्किन बर्न और इस तरह के हेल्थ के इश्यूज के लिए वो पहले 300 के वीकली करके सारे 1100 लोगों का हम स्क्रीनिंग टेस्ट करवा रहे हैं। अच्छा अच्छा, और ये होता रहेगा और ये टाइम के इसी मंथ में मुकम्मल हो जाएंगे। उसमें हेपेटाइटिस, शुगर का और स्किन बर्न का, इस तरह की उनकी वेलफेयर की चीजें चलती रहेंगी। एक अभी सीपीओ साहब ने हमें टास्क दिया है कि इसी वीक में आप कंप्लीट करें। उसमें हम कमेटी भी बना रहे हैं जिसमें रिटायर्ड जजेस होंगे, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर होंगे, यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स होंगे, साथ ट्रैफिक। उसमें हम वीकली असेस किया करेंगे मीटिंग करके। एडवाइजरी कमेटी होगी बेसिकली एक, कि किस जगह पे ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं और उसकी काज क्या है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यानी एक्सीडेंट की काज क्या है, हाँ। इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, उस पॉइंट पे हम क्या क्या इकदाम कर सकते हैं, अवेयरनेस के लिए क्या क्या स्कीम लॉन्च कर सकते हैं। तो ट्रैफिक का तो देखें अनआर्म्ड फोर्स है ना, इसका तो काम ही ये है कि लोगों में जाना, बिल्कुल ज्यादा से लोगों ज्यादा में जाना और लोगों हाँ का भी इसको समझना कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना सेंसिटिव चीज है। और जहाँ पे डिपार्टमेंट तो इस चीज को मेक श्योर कर ही रहा है कि लोगों को अच्छे से एजुकेट करे, वहीं पे पब्लिक की भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसी तरह से फीडबैक भी दें। लेकिन साथ ही साथ तेब ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जो शाहराहों पे खड़े हुए हमारे वार्डन हजरात भाई हैं, वो किसके सामने जवाब देते। कोई ऐसा मैकेनिज्म भी होना चाहिए ना कि आपकी हाई अथॉरिटीज को पता हो कि जिसकी जहाँ पे ड्यूटी है क्या वो वहाँ पे मौजूद है, या ये ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ वो अपना एक टारगेट रखा हुआ है कि डेली कितने चालान पूरे करने हैं और फिर हमें जाके जो एक साइड पर बैठ जाना है। तो छोटी छोटी चीजें हैं जिनका ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। लोगों की भी बहुत सारी वैलिड शिकायत भी होती हैं, ऐसा नहीं है कि लोग अपनी तरफ से बिल्कुल ही गफलत बरत रहे हैं। तो आप दोनों तरफ का थोड़ा सा मंजर को थोड़ा बयान करें, आप कैसा देखते हैं इसको? जीनत, किसी भी डिपार्टमेंट में खासतौर पर लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज हैं उनकी विजिलेंस टीमें हैं, ट्रैफिक पुलिस की भी विजिलेंस टीमें हैं, जिनका काम सिर्फ यही चेक करना है कि वार्डन्स अपनी ड्यूटी पर मौजूद हैं और एक्टिव ड्यूटी वो कर रहे हैं। हाँ। अदरवाइज जिस तरह ये सीटी साहब ने भी कहा कि पुलिस डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा अकाउंटेबिलिटी है जी। आप कहीं पे खड़े होके अगर आपको लगता है कि ये खुद ट्रैफिक वार्डन को वायलेशन कर रहा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वायलेशन कर रहा है या आपको मिसबिहेव कर रहा है, आप एक टेक्स्ट कर दें, सीटी साहब को कर दें, सीपीओ को कर दें, आप 1787 आईजी कंप्लेंट पे कर दें,
फौरी रिस्पॉन्स आएगा उस पर। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। ये नहीं कि पूरे डिपार्टमेंट के लोग गलत होते हैं, इसमें कुछ लोग मौजूद हैं जो ड्यूटीफुल नहीं है, जो काम चोर हैं, जो मिसबिहेव भी करते हैं। मिसबिहेव की डिस्ट्रिक्ट पुलिस से ज्यादा शिकायत हैं, ट्रैफिक पुलिस से कम है सही। अच्छा, उसकी भी एक वजह है, जब मैंने सिग्नल वायलेट किया, उसको तोड़ दिया, सिग्नल को ब्रेक कर दिया, या मैं हेलमेट के बगैर जा रहा हूं, अगर मुझे वार्डन रोक के कहेगा कार्रवाई करूंगा, तो मैं कहूंगा खबरदार, मैंने नहीं करने देनी, मैं तो जर्नलिस्ट हूं। जर्नलिस्ट या कोई और भी कोई भी शोबा है, ला सबके लिए एक है। मैं वायलेशन करूंगा लेकिन मैं शो डालूंगा जी मैं जर्नलिस्ट हूं, तो फिर उसने मुझसे मिसबिहेव ही करना है। लेकिन मोस्टली हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेट होता है ऐसा ही है कि अगर हम किसी भी ऐसे इदारे से एसोसिएट हैं जिसमें थोड़ी सी आपका कोई रोब दबदबा है, तो हम फौरन से कहते हैं कि मैं तो फलां जगह पे जॉब करता हूँ। ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस चीज़ों की हम यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं, अगर बाहर निकलते ही हम उन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करेंगे तो कभी भी निज़ाम और सिस्टम बेहतर नहीं हो पाएगा। सर, थैंक यू सो मच, आप प्रोग्राम का हिस्सा बने और आपने अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू सो मच देव, आपने भी अपना कीमती वक्त दिया। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर। अपना वीकेंड अच्छे से गुजारिए, अपनों के साथ, प्यारों के साथ, और अपने खास लम्हात को और भी ज्यादा खास बनाइए। अल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत सारी आसानियां पैदा करें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह के पान।